नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मौज में? सभी को राम राम। इकोनॉमिक्स का टॉपिक करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजकोषीय नीति। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल वर्ड हम जब भी आम बोलचाल में कहीं अंग्रेजी का शब्द सुनते नहीं, और ना ही राजकोष का बारे में हम कहीं पर सुनते। तो देखो, इन दोनों शब्दों को भी समझेंगे और ये तय मान के चलना, इस टॉपिक से एक प्रश्न अपने आरएसपी में डेफिनेटली आएगा और मेंस में भी एक प्रश्न पक्का आएगा। ये तय मान के चलना। मेंस में बड़ा भी आ सकता है और 5 नंबर का भी आ सकता है, और हो सकता है कि 5 नंबर का एक आ जाए और 2 नंबर का छोटा आ जाए। तो डेफिनेटली इसमें से प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, इसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। फिस्कल पॉलिसी कैसे करेंगे इस चैप्टर को। देखो, इससे कुछ बेसिक पॉइंट्स उनको समझेंगे, उसके बाद तुम्हारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। इसके लिए कोई बड़ी लंबी चौड़ी पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, जीवन भर के लिए तुम्हारे लिए सरलता हो जाएगी। इसका मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया है। केवल वो डायग्राम याद करने से आपको पूरा फिस्कल पॉलिसी क्लियर हो जाएगा। हम बेसिकली राजकोषीय नीति की डेफिनेशंस और उसके बारे में कुछ मूल बातों को समझेंगे, कुछ इसकी डेफिनेशंस देखेंगे। एक मिनट दोस्त। हाँ, डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन देखने के बाद मित्र अपन इसकी फिस्कल पॉलिसी के बारे में समझेंगे। एक तो ये छोटा सा डायग्राम को समझेंगे, इस पे इनकी डेफिनेशन भी समझ लेंगे, मूल बातें भी समझ लेंगे। उसके बाद चलेंगे हम जो फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है, कैपिटल बजट, रेवेन्यू और ये पूंजीगत और आप राजस्व वगैरह शब्दों को जो समझते हैं, मात्र ये 2 डायग्राम के माध्यम से हम पूरा राजकोषीय नीति समझ लेंगे। उसके बाद जो हम डेफिनेशंस वगैरह पढ़ेंगे, उन डेफिनेशंस को हम क्या करेंगे मित्र, प्रैक्टिकल में एक बार एनालिसिस करके देखेंगे और समझेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका अभ्यास भी हो जाएगा। आपको एक तरीके से अर्थशास्त्री या अर्थशास्त्रविद बना देंगे। जो कल को आप एसडीएम बनोगे या उस लेवल पे जाओगे कि तुम मुख्यमंत्री के साथ में बैठ के बजट फ्रेम करो, तो उसमें भी तुम्हें इंसाइट ध्यान में आ जाएगी कि हमने पहले कभी ये पढ़ा था। फिर तो अनुभव से आप सीख ही जाओगे। एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इनके रिसीट, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से जा रहा है, इसको अच्छे से देखेंगे। कुछ ये डायग्राम से इनको समझेंगे। समझे क्या, इनके साथ खेलेंगे। एक ये अपन देखेंगे डायग्राम, और उसके बाद मतलब ये इमेज के माध्यम से, और पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ पर जा रहा है, ये कुछ 4-5 अपन डायग्राम के माध्यम से इस चैप्टर को पूरा अच्छे से निपटा लेंगे। बहुत सरल चैप्टर है, कोई लोड नहीं है। बस ये शब्दावली जो मोटी मोटी भारी भारी लगती हैं, इनको मेरे साथ बस आप थोड़ा थोड़ा करके सीखते रहना। चलिए स्टार्ट करें। राजकोषीय नीति शब्द को पकड़ो आप। तो ये क्या है, राज। यहां पर क्या है, कोष। ये है साहब किसकी, राजा की तिजोरी। क्लियर? कहते हैं ना, राज का जो कोष होता है उसी को राजकोष कहते हैं। अब ये जो कोष है, इसमें पैसा कितना आ रहा है, पैसा कितना जा रहा है, इसी को मेंटेन करने के लिए जो भी तुम अपने नियम कायदे बनाओगे, वो सारी आपकी क्या कहलाएगी, राजकोषीय नीति। सिंपल बात है। जैसे कोई व्यापारी है, व्यापारी अपने धंधे में क्या देखेगा कि मेरी आय कैसे बढ़े और मेरा व्यय कैसे कम हो, जिससे मुझे क्या हो, लाभ बढ़े, जिससे मेरा लाभ बढ़े। ये व्यापारिक आउटलुक रहेगा। क्लियर है? इसी की तरीके से यदि हमारे भारत की बात करें, तो हमारे भारत की जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी एक तो डिपेंड करती है मेरे मित्र, क्या भारत में जो सरकार है वो व्यापारी वाली है क्या? भारत में डेमोक्रेसी है। भारत में डेमोक्रेसी है, जनता के लिए, जनता के द्वारा यहाँ पर शासन चलता है, सारा जनता द्वारा ही चलता है। तो उन्हीं की हित की बात करनी है। तो हम राज्य को होने वाली कोई भी आय व्यय, उसमें किसको भैया सेंटर पॉइंट में बना के नीति बनाएंगे, जनता को सेंटर पॉइंट में रख के बनाएंगे। राज्य की जनता को, राज्य को कैसे लाभ पहुंचे, ये देख के हम कोई भी नीति बनाएंगे। स्पष्ट है? तो उसमें प्रॉफिट अपना महत्वता रहेगा या जनता को अधिकतम लाभ पहुंचाना अपनी प्रेसिडेंसी में रहेगा? जनता को लाभ पहुंचाना अपनी सबसे ऊपरी महत्वता में रहेगा। तो हम देखेंगे कि भैया ये जो आप पब्लिक है, इस पब्लिक को जो भी आपको लाभ पहुंचाना है,
और सरकार को आय भी हो, जिससे कि भैया जनता के लिए हम प्रॉपर संसाधन उपलब्ध करा सकें, और वह पैसा जो हम कमा रहे हैं उस कमाई का हिस्सा जनता के लाभ में कैसे समुचित उपयोग में किया जा सके, तो उसके लिए पैसा आना और पैसा जाना, इसके लिए जो भी नीति बनती है उसी नीति को हम क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल टेंशन मत लोड लेना, केवल इस कोष को ध्यान रखना। इसका कोष राजकोष। क्लियर है? अब मैं इसको देखो, अगर आपको थ्योरेटिकल भाषा में कहूं तो अर्थव्यवस्था में सरकार की एक ऐसी नीति है जिसके अंतर्गत हम आय और व्यय का क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं, आय और व्यय का प्रबंधन करते हैं। आय और व्यय का क्या करते हैं मित्र, प्रबंधन किया जाता है, और यही हमारी क्या कहलाती है, फिस्कल पॉलिसी कहलाती है, राजकोषीय नीति कहलाती है। क्लियर है ना? और क्या ध्यान रखता है साहब, जब भी हम ये नीति बनाते हैं तो 3 चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। एक तो आय का वितरण, क्योंकि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि जो आय का वितरण है वो समान रूप से हो। क्लियर है? संसाधन उसका आवंटन कैसा हो, वो भी समान रूप से हो, और आर्थिक देश की स्थिरता बनी रहता है। हम 3 पॉइंटों पे काम करते हैं। क्लियर? यह जो नीति होती है कौन कौन से 3 पॉइंटों पे काम करती है? सबसे पहला, आय का वितरण। संसाधनों का आवंटन। क्लियर है? आय का वितरण, संसाधनों का आवंटन, और क्या हो गई, देश की आर्थिक स्थिरता। तीसरा बिंदु हो गया आर्थिक स्थिरता। क्लियर है? तो हमने क्या सीखा कि राजकोषीय नीति क्या होती है। ये राजकोषीय नीति किसी भी सरकार, कहीं पर भी किसी देश की अर्थव्यवस्था में उसके आय और व्यय का प्रबंधन जिसमें किया जाता है, जिस नीति के तहत, वही नीति आपकी राजकोषीय नीति। यह नीति क्या करती है, अर्थव्यवस्था में आय का वितरण, साधनों का आवंटन तथा आर्थिक स्थिरता से संबंधित होती है। क्लियर है? एक पॉइंट और देखना, शब्द क्या लिखा मैंने, गुणात्मक। अगला क्या लिखा, मात्रात्मक। तो ये जो राजकोषीय नीति होती है यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का गुणात्मक और मात्रात्मक सूचक भी होती है। गुणात्मक और मात्रात्मक कैसे देखें कि आपके एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करता हूं कि आपका जो बिहेवियर है, आपने पैसे कमाए, आपको तनख्वाह मिलती है 10,000 रुपये, ठीक है। एक तो 10,000 रुपये में आपने क्या किया, घर की व्यवस्था करी, उसमें फिजिकली चीजें खूब ला के रख ली, मात्रात्मक उन्नति आपने कर ली। क्लियर है? एक आपने इस पैसे से चाहे घर में सामान कब लाए, लेकिन अपने उत्थान के लिए, अपने स्वाध्याय के लिए पुस्तकें लेके आए, आपने कोई योग प्राणायाम का जहां पर कहीं कोर्स ज्वाइन किया, पैसे तो आए, लेकिन पैसे के इस माध्यम का यूज आपने एक तो कहाँ किया, एक तो आपने मॉनेटरी मात्रात्मक रूप से फिजिकल चीजों को दिखाने में किया, एक आपने अपने उत्थान के यूज में किया। तो किसी भी देश के गुणात्मक और मात्रात्मक मतलब फिगर में हम देखते हैं कि 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, तो गुणात्मक में देखते हैं कि असलियत में कितना विकास हो रहा है किसी अर्थव्यवस्था, हाँ, कि गरीबी दूर तो हो रही है, लेकिन साथ साथ उनका क्या विकास भी हो रहा है, क्या वो खुश भी हैं, क्या उनके व्यवहार में, उनके रहन सहन में क्या डिसिप्लिन भी आया है, क्या ये सारी बातें भी आती हैं। लूट खसोट करके डाकू के पास खूब सारा पैसा तो हो गया, मात्रात्मक रूप में तो बढ़ गया, लेकिन गुणात्मक रूप में उसको खूब पतन हुआ है। स्पष्ट है? तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तनों को देखने का यह सूचक भी होता है राजकोषीय नीति। एक देश की राजकोषीय नीति ये बता देगी कि भैया इस देश की स्थिति कैसी है या कैसी होने वाली है। क्लियर है? यहां तक स्पष्ट है? तो मेंस का आपका स्टार्टिंग के क्वेश्चन का एक ऊपर का इंट्रोडक्शन वाला फ्रेम क्लियर हो गया।
क्या है राजकोषीय नीति? अर्थव्यवस्था में सरकार की वह नीति है जिसके अंतर्गत आय और व्यय का प्रबंधन किया जाता है। 3 चीजों के लिए बेसिकली नीति होती है, आय का वितरण, संसाधनों का आवंटन और आर्थिक स्थिरता। और तीसरा पॉइंट क्या है? गुणात्मक और मात्रात्मक सूचक है। क्लियर है? चलिए अब एक एक करके समझते हैं पॉइंट को। जो राजकोषीय नीति होती है, देखो कैसी होती है। एक ऐसी आपने नीति बनाई कि जो आपका कोष है उसमें खूब सारा पैसा आ रहा है। क्या? खूब सारा पैसा आ रहा है, मतलब कि आपकी कमाई, आय बढ़ी जा रही है, आय बढ़ी जा रही है। और एक होती है ऐसी आपने नीति बनाई कि जनता जो है, हाँ, उनके पास पैसा कम होता जा रहा है, पैसा कम होता जा रहा है। क्लियर है? मतलब कि एक नीति तो ऐसी बनाई, इसमें क्या हो रहा है, बाजार में सभी लोगों के पास खूब पैसा धेला आ रहा है। दिवाली में जैसे खरीदारी हो रही है, ऐसे 12 महीने खूब खरीदारी चल रही है। एक ऐसा आपने नीति बनाई कि बाजार में पैसे की कमी पड़ गई है, एकदम से बाजार की जो खरीदारी थी वो बारिश या गर्मियों की छुट्टियों में जब दुकानदार कई बार खाली बैठ रहते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है बाजार में। क्या वैसी स्थिति है क्या? तो 2 प्रकार की अपनी राजकोषीय नीति होती है मेरे मित्र। एक होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सपांशनरी और एक बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी। क्या? एक्सपांशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपांशनरी मतलब कि फैलने वाली, ऐसी नीति बनाई जिसमें भैया आपकी अर्थव्यवस्था बड़ी फैल रही है, आपकी मार्केट में क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। क्लियर है? अब एक बार बताओ, मार्केट में डिमांड कैसे बढ़ेगी? अगर सरकार आपसे 100 रुपए पे 10 रुपए टैक्स के रूप में लेती थी, तो आपके पास खर्च करने के लिए कितने रुपए बचते थे? 90 रुपए बचते थे। सरकार ने अब क्या कर दिया, टैक्स कम करके 5 रुपए कर दिया, तो अब आपके पास 5 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ गए खर्चे के लिए, 95 रुपए हो गए। तो बाजार में 5 रुपए खर्चे के लिए और एक्स्ट्रा आ गए, डिमांड बढ़ी नहीं बढ़ी? तो ये जो आपने टैक्स कम किया, टैक्स आपने मेरे मित्र क्या किया, कम किया। जैसे ही आपने टैक्स कम किया तो आपकी अर्थव्यवस्था क्या हुई, एक्सपांड करने लगी। क्लियर है? बिहेवियर जो है आपके देश की जनता का, उसका खरीदारी वाला होने लग गया, उसने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। इससे क्या हो गया, इससे आपकी मार्केट की डिमांड बढ़ गई, मार्केट में डिमांड बढ़ गई, सामान बढ़ी नहीं बढ़ी? आपका मन था रसगुल्ले खाने का, पहले तो भैया कम थे पैसे, अब आपने सोचा 5 रुपए एक्स्ट्रा जेब में है तो चलो क्यों नहीं इस 5 रुपए को मैं क्या करता हूँ, रसगुल्ले खाने में खर्च कर देता हूँ। ये मैंने आपको 5 रुपए का अगर रसगुल्ला नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि 100 रुपए में 5 रुपए मतलब कि 5%। यदि 10,000 हैं तो आप देख लो 5% आपकी बचत बढ़ गई। क्लियर है? तो आपकी 5% बचत बढ़ गई, 500 रुपये अपने पास एक्स्ट्रा बच जाएंगे, तब तो ले आओगे रसगुल्ले। तो मार्केट बढ़ा नहीं बढ़ा? ये समझ गए? एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी मतलब ऐसी राजकोषीय नीति आपने बनाई। आपने क्या किया, पहले क्या करते थे, आपने राजकोष में टैक्स की दर बढ़ा रखी थी, उससे क्या हो रहा था, आपके पास पैसा अधिक आ रहा था। लेकिन बाजार में क्या स्थिति हो रही थी, बाजार में जो व्यापारी वर्ग हैं उनकी डिमांड ही क्रिएट नहीं हो रही थी। तो आपने क्या किया, कर कम कर दिया। जैसे ही कर कम किया तो भैया जनता के पास क्या हुआ, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ गया। एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो उन्होंने बाजार में खर्च करना थोड़ा स्टार्ट कर दिया। खर्च करना स्टार्ट कर दिया तो बाजार में क्या बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। यहां तक स्पष्ट है मेरे मित्र? चलिए इसी के उलट में देखता हूं कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या करा है इन्होंने, कॉन्ट्रैक्शनरी में टैक्स बढ़ा दिया साहब, टैक्स बढ़ा दिया। तो यदि पहले आपसे 10 रुपए टैक्स के लेते थे, अब 15 रुपए कर दिया, तो आपके पास 85 रुपये बचे भैया खर्च करने के लिए, 5 रुपए और कम हो गए। तो आप क्या करोगे कि पहले आप सोचते थे कि भैया कि दालें जो हैं, आप तो दालों की बात करते हैं, दालें खूब महंगी हैं, या कोई सब्जी की बात कर लेते हैं, कोई महंगी सब्जी लेने में आपको कोई जोर नहीं आता था। अब आप क्या करोगे, यार थोड़ा कम कर दो, 2 दिन सप्ते में, अब जो 2 दिन आलू की सब्जी बनती थी 3 दिन बना लो, यदि आलू के भाव कम है तो। ऐसा ही करेंगे। तो आप क्या करेंगे, अपने जीवन शैली में अपने खर्चों में कटौती करेंगे। यही आपकी क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी है। तो ये क्या है आपकी एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। हिंदी इंग्लिश में लोड मत लेना, एक बार इसको ऐसे ही समझना, ठीक है? क्लियर है? टैक्स आपने बढ़ा दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, या आपने सरकार ने अपना खर्चा कम कर दिया, ठीक है? तो क्या होगा, मार्केट में डिमांड भी कम हो जाएगी। मीन्स
सरकार ने कैसी फिजिकल पॉलिसी इंप्लीमेंट करी है? कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी इंप्लीमेंट। अब अखबार में कभी भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि सरकार की जो राजकोषीय नीति है कैसी है, संकुचनकारी है या फैलने वाली है, तो उसको आप देख लेना। टैक्स कम किया है या सरकार ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, या टैक्स बढ़ाया है और एक्सपेंडिचर अपना सरकार ने कम किया है, उससे आपको ध्यान में आ जाएगा कि मार्केट डिमांड बढ़ रही है घट रही है। बहुत सरल चीज है, इसमें कोई बड़ा कोई लॉजिक तो है नहीं। शब्द जरूर ऐसे नए नए से आ जाते हैं कि बस आप टैक्स बढ़ा दिया, एक्सपेंडिचर मतलब कर बढ़ा दिया, हाँ सरकार ने जो खर्चा करती थी वो कम कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? डिमांड पर पड़ेगा। क्लियर है? अब चाहे तो आप अपनी जिंदगी में भी इसको आप इम्प्लीमेंट करके देख लो, वही सेम बात आती है। अगर आपने खर्चा करना कम कर दिया बाजार में, तो ऑब्वियस ही बात है दुकानदार का सामान बिकेगा नहीं, तो मतलब डिमांड कम है, डिमांड कम है तो भैया वो कम करेगा, अपना लाभ कम करके भी बेचने का प्रयास करेगा, कैसे भी करके मेरा माल बचे। फैक्ट्री वाला यदि अधिक माल प्रोडक्शन करके उसके पास जाएगा कि सामान ले लो, दुकानदार कहेगा कि साहब अभी पहले वाला सामान ही नहीं बिका इसलिए आप रहने दो, उसका प्रभाव फैक्ट्री वाले पे पड़ेगा। फैक्ट्री वाला भी क्या करेगा, साहब बाजार वाले सामान अभी खरीद नहीं रहे, प्रोडक्शन कम कर दो। फैक्ट्री वाला प्रोडक्शन कम करेगा तो वहाँ रहने वाले जो मजदूर है, काम करने वाले मजदूर है, उनसे फैक्ट्री वाला कह देगा साहब अभी 10 की जरूरत नहीं है, 6 लोग काम करेंगे, 4 की छुट्टी कर देगा, बेरोजगारी हो जाएगी। ये एक साइकिल बनती चली जाएगी। समझ गए? राजकोषीय नीति का अंतिम पायदान के व्यक्ति तक कितना प्रभाव होता है, ये छोटी छोटी बातों से आपने अभी देख लिया। क्लियर है? ये डायग्राम में कोई भी समस्या हो मुझे कमेंट में बता देना और मैं डिस्कस कर लूंगा। बाकी जितना सरल रह के इनको समझोगे उतना ही आनंद में रहोगे। यहां तक क्लियर है? चलो अब कुछ 2-3 बातें उनका ध्यान कर लो कि राजकोषीय नीति के बारे में आपको देखने को कहां मिलता है। देखो सामान्यतः हमें ये फिजिकल पॉलिसी बजट में देखने को, बजट में तय करते हैं कि हमारी कितनी आय होगी और हमारी कितना व्यय होगा। क्लियर है? अब एक कुछ छोटी सी आपको बात और बता दूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मींस में आपके क्वेश्चन बन सकता है कि बजट में जो रिसेंट चेंजेस किए गए हैं उनके बारे में बताइए। देखो क्यों फिजिकल पॉलिसी इतना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। देखो 3 चेंजेस मोटे मोटे बजट में। पहले आप बजट कब देखा करते थे? मार्च में। अभी का बजट अपना पटल पर रखा जाता है फरवरी में। क्लियर है? अब डेट चेंज कर दी हम, बजट की डेट कौन सी कर दी हम मित्र? 1 फरवरी कर दी। क्लियर है? पहले बजट में मेरे मित्र, बजट तो बेसिकली आपको पता ही होगा ना, एक वित्तीय वर्ष में जो भी अनुमानित प्राप्ति और अनुमानित व्ययों का एक विवरण होता है कि साहब हम इतना इस साल में आय करेंगे, प्राप्त करेंगे इन चीजों से, और इस आने वाले साल में इतना हम खर्चा करेंगे, उसका एक स्टेटमेंट बना के आप पटल पे रखते हो। क्लियर है? संसद में रखते हो। स्पष्ट है? हाँ। तो जो स्टेटमेंट बनाते थे मित्र, तो पहले क्या करते थे, जो आपके एक्सपेंडिचर हैं, जो सरकार खर्चा करने वाली है, उस एक्सपेंडिचर को 2 भागों में बांट के बताते थे। एक तो आपका होता था प्लान एक्सपेंडिचर, एक होता था आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। क्लियर? योजनागत और गैर योजनागत व्यय, 2 प्रकार के व्यय होते थे। ये आप अलग अलग करके बताया करते थे। अब जो बजट में चेंजेस हुए हैं, पहला चेंजेस तो क्या हुआ है, आपके बजट में पेश करने की डेट चेंज कर दी। क्या कर दी? 1 फरवरी कर दी। दूसरा चेंज क्या हो रहा है, पहले जो खर्चा था, एक्सपेंडिचर था, उसको हम कैसे बताते थे? प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के रूप में डिफरेंस करके बताते थे। ये डिफरेंस क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और तीसरा क्या चेंज आया है मेरे मित्र? देखो अब क्या कर दिया, कैपिटल और रेवेन्यू के आधार पर अब हम एक्सपेंडिचर बताते हैं। अब हमने 2 पार्ट कर दिए, कैपिटल और रेवेन्यू, पूंजीगत और राजस्व। इनको 2 शब्दों को भी आराम से भी समझेंगे, बिल्कुल लोड मत लेना। तो हमने आने वाले इन बजट में, मतलब जो बजट पेश होता है, इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं? ये 3 चेंजेस किए। फर्स्ट है कैपिटल और रेवेन्यू में डिवाइड करके हम बताते हैं। थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ। ये बजट का सार इस बार का है। आप देखेंगे यहाँ पर रेवेन्यू की लिखा हुआ है, यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है। क्लियर है? ये 2 भाग आपको लिखे हुए हैं। इससे पहले क्या होता था,
इससे पहले प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, दो ऐसे भाग आपको देखने के मिलते थे। अब क्या मिलता है? रेवेन्यू और कैपिटल, राजस्व और पूंजीगत। अब ये भैया राजस्व और पूंजीगत क्या है, इनको समझ लेते हैं। राजस्व और पूंजीगतों के दो भाग होते हैं, राजस्व प्राप्ति भी होती है, राजस्व भुगतान भी होता है, ठीक है ना, या राजस्व व्यय भी होता है। इसी तरीके से पूंजीगत प्राप्ति भी होती है और पूंजीगत भुगतान भी होता है। बहुत सरल है, इसी में सारी डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? तो हमने देखा बजट है, उसको दो भागों में आजकल हम बांट के स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक तो लिखते हैं कैपिटल बजट और दूसरा लिखते हैं रेवेन्यू बजट। कैपिटल मतलब हो गया पूंजीगत, क्या हो गया मेरे मित्र? पूंजीगत। रेवेन्यू क्या हो गया मेरे मित्र? राजस्व हो गया। स्पष्ट है? एक एक करके समझते हैं, आपको फिर लोड नहीं आएगी। क्लियर है? बजट क्या होता है? बजट आपको बता ही दिया भैया कि एक वित्तीय वर्ष के जो भी आपके अनुमानित प्राप्ति एवं अनुमानित व्यय होते हैं उनका विवरण होता है। क्लियर? एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष अनुमानित प्राप्ति और अनुमानित जो आपके व्यय हैं उनका विवरण होता है। क्लियर है? और बजट के जो घटक होते हैं, दो घटक होते हैं, एक तो कैपिटल होता है और एक रेवेन्यू। यहां तक क्लियर है? कोई समस्या तुरंत कमेंट कर देना। ये जो स्ट्रीम होगा आपको, तो मैं उस स्ट्रीम में आपके कमेंट को देखूंगा, आप चिंता मत करना। ये लाइव रहेगा तो स्ट्रीम के में एक एक आपके कमेंट को बिल्कुल देखूंगा, परेशान मत होना। क्लियर है? चलिए एक बार राजस्व को देख लेते हैं। जब भी मेरे मित्र राजस्व की बात आ जाए तो राजस्व में एक बात का ध्यान रखना आप बस। क्या? हम किस पर खेलेंगे डेफिनेशन? एसेट्स और लायबिलिटी। कलर कैसा चलता? चलो एसेट्स और लायबिलिटी पे खेलेंगे, लेकिन यार ये आंखों पे चुभता ही है यार। सीधा ही ले लेते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज के माध्यम से भैया हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। दो तरीके में बांटा हमने राजस्व को, राजस्व व्यय और राजस्व आय। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीव्ड्स कहते हैं। हिंदी माध्यम वाले भैया इंग्लिश के इन वर्डों को भी देख लेना। कई बार क्या करता है वो पेपर में जो हिंदी करता है शब्दों की ऐसी क्लिष्ट हिंदी कर देता है कि हिंदी वालों को समझ में नहीं आता, गूगल ट्रांसलेशन कर देता है। तो इंग्लिश के इन शब्दों पर भी ध्यान देना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीव्ड्स क्या होते हैं साहब? ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। ये क्या होते हैं? देखो, सरकार द्वारा जब आपके एक फाइनेंशियल ईयर में ऐसे व्यय जिनसे ना तो सरकार को कोई देयता लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही कोई परिसंपत्ति क्रिएट होती। क्लियर है? मतलब कि यदि मैंने कोई ऐसा खर्चा किया, अब सिंपल अपन अपनी बात करते हैं, मेरी आय होती है 100 रुपये, 100 रुपये में से मैंने कोई खर्चा किया, 10 रुपये का मैंने खर्चा किया। किसको दिया 10 रुपये का खर्चा? अपनी काम वाली यदि कोई बाई आती थी उसको दिया। अब उससे मुझे बताओ उस खर्चे से मेरी कोई दायित्व में कमी आई क्या? नहीं आई। क्या मेरे घर में कोई संपत्ति क्रिएट हुई क्या? नहीं हुई। अच्छा, एक और दूसरा खर्चा देखो, 100 रुपये आए, 10 रुपये का मैं क्या ले आया? एक टेबल कुर्सी ले आया पढ़ने के लिए। क्या ले आया? टेबल कुर्सी ले आया पढ़ने की। तो टेबल कुर्सी मेरे लिए क्या करेगी? संपत्ति का काम करे नहीं करेगी? एसेट हो गई ना मेरी एक। हाँ, मेरे पास एक एसेट आ गई। या मैंने मकान बनाने के लिए लोन ले रखा था, तो सपोज करो 100 रुपये कमाता था मैं, 10 रुपये की मैं किस्त चुका रहा हूं। क्या चुका रहा हूं? किस्त चुका रहा हूं। तो बताओ जो मेरी लायबिलिटी थी किसी को 1000 रुपये चुकाने की, उसमें 100 रुपये कम हो गए ना, मतलब कि मेरी लायबिलिटीज में कमी आ गई। ये बात ध्यान में आ गई। तो जब भी ऐसा कोई भी खर्चा जिसमें ना तो आपकी संपत्ति क्रिएट हो रही है, ना आपकी देयता मतलब आपके माथे पे जो बोझ था वो कम हो रहा है, तो वो कैसा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैसा खर्चा है मित्र? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
अब मुझे बताओ सरकार को इस प्रकार के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं इनके साथ क्या हर्ष करना चाहिए? देखो नेसेसरी तो है? अब आप कहोगे साहब आप घर पे खाने के लिए जो सब्जी रोटी लाते हो उससे भी कौन सी संपत्ति क्रिएट हो रही है, लेकिन ये तो नेसेसरी खर्चे हैं। हाँ साहब बिल्कुल नेसेसरी खर्चे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिल्कुल नेसेसरी खर्चे हैं, लेकिन ये खर्चे उसी हिसाब से होने चाहिए जितनी मेरी आय है, जितनी मेरी चादर है उतने ही मुझे मेरे पैर पसारने चाहिए। ऐसे नहीं कि रोज अब तो क्या करो हलवा बना के खाऊं, 1000 रुपये का किलो का हलवा घी लेके आऊंगा टॉप से टॉप, और फिर उसको रोज ही हलवा बना के खाऊंगा। अरे भैया कमाई तेरी 100 है तो खर्चा भी 100 कर ले, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे सरकार को खर्चा भी कितना करना चाहिए जितनी उसकी रेवेन्यू रिसीव्स मोटा मोटा होनी चाहिए। क्लियर है? ये तो मूल बातें हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की? सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले सभी व्यय से जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं उससे यदि आपकी ना तो एसेट क्रिएट होती है, तो ऐसे कर लो, ना तो आपकी एसेट बढ़ती है, ना आपकी लायबिलिटीज में कमी आती है। क्लियर है? मतलब ना तो आपकी देयता में कमी आ रही है, ना आपकी एसेट में कोई वृद्धि हो रही है, बस इतना ध्यान कर लेना। तो आपकी वो क्या कहलाती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो अब डेफिनेशन आ जाएगी तो आराम से लिख दोगे ना। आपको तो केवल क्या याद रखना है? एसेट और लायबिलिटीज याद रखनी। एग्जामिनर आपको 2 में से 2 नंबर देगा, 2 में आ गई डेफिनेशन, तो बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। पुनः बोल दूं, राजस्व व्यय क्या होता है? सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले वे सभी व्यय जिनसे ना तो सरकार की एसेट परिसंपत्ति में वृद्धि होती है, ना सरकार की देयता लायबिलिटीज में कमी होती है। तो ये हमारा कैसा व्यय कहलाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। ये कैसा होता है? सामान्यतः शॉर्ट टर्म होता है और कंजम्पशन वाला होता है। कैसे भी करके भैया गाड़ी चलती रहे। हाँ, तो मूल अपन सबसे पहले यही तो देखते हैं। घर बार भी अगर आप कमाई धमाई करते हो पहले ये देखते हो एक बार भैया भोजन मिल जाए पेट को, पहनने को तन पे कपड़ा हो जाए, ये खर्चे तो चलते जाएंगे। उसके बाद बचत होगी तो मैं क्या करूंगा? मकान लूंगा, गाड़ी लूंगा, संपत्ति बढ़ाऊंगा, यही काम करोगे। तो शॉर्ट टर्म के एक्सपेंडिचर होते हैं ये, और कंजम्पशन बेस्ड के होते हैं। स्पष्ट है? अब मुझे बताओ, मैं कुछ आपसे एग्जाम्पल पूछता हूं, मुझे बताना भैया क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या? क्लियर है? राजस्व व्यय है क्या? सरकार ने ब्याज का भुगतान किया, अब बताओ मैंने 100 रुपये किसी से कर्जा लिया और मैंने केवल ब्याज का भुगतान किया है, मैंने से मूलधन नहीं लिखा है। यदि ब्याज का भुगतान करता हूं तो सरकार की संपत्ति में कोई कमी होती है क्या? या लायबिलिटीज में भैया कोई संपत्ति बढ़ती है, या लायबिलिटीज में कोई कमी होती है कि नहीं होती? अरे भैया कोई कमी नहीं हुई लायबिलिटीज में, मूलधन तो यूं का यूं बना हुआ है, अभी तो ब्याज ही जा रहा है, अभी तो केवल ब्याज ही जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी ब्याज भुगतान? राजस्व व्यय आएगा। सब्सिडी, खूब सब्सिडी दे रही है ना सरकार, बिजली ले लो, केजरीवाल ने तो फ्री का मॉडल निकाल रखा है। उसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे सरकार पर वो आपको बाद में मालूम पड़ेंगे। तो बाप कड़े ने दिल्ली की सत्यानाश करके पटक दिया है अगर आप बजट देखोगे तो। ब्याज भुगतान और सब्सिडी, और एक बार आपने किसी को लाभ दे दिया ना मित्र, फिर उससे वापस खींचना किसी के बस का रोग नहीं है, किसी के बस का रोग नहीं है। ऐसे डिस्ट्रक्टिव लोग हैं भैया, ये कैसे भी करके सत्ता में आना चाहते हैं, उसके लिए देश जाए भाड़ में। वही गलती कल परसों में किसका वीडियो देख रहा था मैं, एक एनालिसिस देख रहा था। हाँ, कि भारत विभाजन जो था, भारत विभाजन के लिए जिम्मेदारी की बात चल रही थी रेशनल पर्सपेक्टिव में। या जिन्ना और ऐसे कांग्रेस की वो डिबेट थी। हाँ, वो सरस्वती आईएएस का अखिल मूर्ति जी हैं, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, तो हिस्ट्री पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो उनका वो यूट्यूब पे थोड़ा सा आया था, मैं वो देख रहा था। वही एनालिसिस जो हम हर बार कहते हैं, वही एनालिसिस वहाँ पर हमें देखने को मिला। तो वो बड़ा उन्होंने रूप से बालकों को बताया था कि मूल गलती जहाँ पर हुई थी, उस मूल गलती को अगर आप 1909 में ही रोक देते और
उन्होंने एक बार इसी बात भी कही थी, ये लेक्चर्स में मैं आपके साथ सामान्यतः कहता भी रहता हूँ कि यदि होने वाले जितने भी लाभ को उस समय की कांग्रेस अडॉन करती है कि साहब हमने आज़ादी दिलाई, तो भैया सफलताओं की जिम्मेदारी भी आपकी है, तो होने वाली असफलताओं की जिम्मेदारी भी आपकी, होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी भी आपकी है। आज चंद्रयान-3 का उस समय का आप क्रेडिट देते हो, तो होने वाले अब तक के जितने भी नुकसान है उसका भी क्रेडिट आपको लेना पड़ेगा। तो मोटा मोटा ये एनालिसिस था। तो ये जो सब्सिडी अगर आप देते हो, तो सब्सिडी का भैया अननेसेसरी सब्सिडी का नुकसान कहाँ होता है? सरकार को होता है। और आगे फिर कोई सी गवर्नमेंट हो जाए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उस चीज को वापस रिवर्ट बैक करना। एक बार स्वाद लग गया ना 200 रुपये फ्री की आपको लाइट का, तो आंदोलन हो जाएंगे भैया। फिर जैसे आरक्षण है, आरक्षण ही एक ऐसा मुद्दा है कि आरक्षण हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, तब वर्टिकल हो गया। तो उसका एक बार लाभ ले लिया तो अब कह के देखो आप, उसी समाज के जो आईएएस बन गए, जो आरएस बन गए, उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? वो समाज फिर खड़ा हो जाएगा। और उन बापकड़ों को समझ में नहीं आ रहा है कि अरे बावड़ी झाल रहो, ये जो आईएएस बन गया उसके बेटे से तेरा बेटा कैसे compete करेगा? समझ तू, वो करके आ रहा है दिल्ली से 1-1 लाख रुपए की कोचिंग, जिस कॉलेज इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है उसका बौद्धिक लेवल, उसकी तैयारी, उसको जो संसाधन मिले हैं, उसे तेरा बालक कैसे compete करेगा मेरे भाई? और लेकिन झंडा लेके सबसे आगे वही खड़ा रहेगा, नहीं नहीं नहीं। तो वर्टिकल आरक्षण भी एक इसका खतरा है। ब्याज भुगतान, सब्सिडी, डिफेंस पे जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, रक्षा में, यह भी मेरे मित्र इसी में आता है, ये भी इसी में आता है। क्लियर है? पेंशन्स आती हैं आपकी, वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि आती हैं, ये भी सारे आपके किस में आते हैं मेरे मित्र? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना, स्टेट को यदि आप कोई अनुदान देते हो, स्टेट को दिया गया अनुदान, कोई आपकी एसेट क्रिएट हो रही है क्या? सेंटर की नहीं हो रही। कोई आपकी लाइबिलिटीज में कमी आ रही है क्या? नहीं हो रही। इट मीन्स कैसा खर्चा है ये? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? कोई समस्या है इसमें? चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्व प्राप्ति की। मेरा जो राजकोष है उसमें भैया पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा पैसा? सरकार के रूप में या तो टैक्स लगाऊंगा मैं, तब जनता से मेरे पास पैसा आएगा, या टैक्स के अलावा कोई काम धंधे पर करते हैं, उससे मेरे तिजोरी में पैसा आएगा। ये दो ही तरीके हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स मतलब कि राजस्व प्राप्ति या राजस्व आय कैसे होंगे? या तो टैक्स लूंगा या नॉन टैक्स के माध्यम से होंगे। ये दो ही माध्यम है मेरे मित्र। इन्हीं दो माध्यम के माध्यम से मेरे कोष में क्या आएगा मित्र? पैसा आएगा। ठीक है? क्लियर है? और वही बात, एसेट बढ़ रही है, लाइबिलिटीज कम हो रही है, या एसेट कम हो रही है, लाइबिलिटीज बढ़ रही है, ये हम देखेंगे। अब हमें ये मालूम है कि रेवेन्यू का, राजस्व का जो भी खर्चा है, जो भी आय होती है, उससे भैया ना तो क्या हो रहा है, कोई एसेट क्रिएट हो रही है, ना ही कोई लाइबिलिटीज कम होती है। इसी तरह रेवेन्यू रिसीट्स है। रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स कहाँ से आता है? एक होता है टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि मैंने खुद ने जो अभी कमाई करी, 100 रुपये कमाए, तो 100 रुपये में से मैंने जो सीधे जो मुझे मेरे ऊपर ही धारित था वो टैक्स मैंने सरकार को जमा करा दिया। सरकार ने बोला कि यदि 100 रुपये कमाओगे तो आपको 10 रुपये टैक्स देने हैं, वो मैंने टैक्स सरकार को जमा करा दिया मेरी पर्सनल इनकम का। तो ये कैसा टैक्स कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। लेकिन जाके मैं दाल का एक पैकेट लेके आया, उसमें भी मैंने टैक्स जीएसटी दिया, लेकिन वो जीएसटी देना किसको था? थर्ड पार्टी दुकानदार को सरकार को जमा कराना था। तो वो टैक्स मेरी जिम्मेदारी तो था नहीं, लेकिन वो जमा किसने करा रहा है? वो थर्ड पार्टी करा रहा है। पे कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो ये कैसा टैक्स हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। क्लियर? टैक्स भी दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? इसके बाद हम जो टैक्स सिस्टम पढ़ेंगे तो इसको और गंभीरता से देखेंगे। तो ये मेरे को कैसे आएगी सरकार को? या तो डायरेक्ट टैक्स से मेरे पास पैसा आ रहा है, या इनडायरेक्ट टैक्स से मेरे को पैसा मिल रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स अपने क्या हो गया है? अब जीएसटी हो गया है। क्लियर? कर राजस्व, इसके बारे में भी अभी देख लेंगे। नेक्स्ट है मेरे मित्र नॉन टैक्स। नॉन टैक्स क्या हो गया? अब आप गए, आपने गाड़ी खड़ी करी, सरकारी पार्किंग पे शुल्क दिया, या आपने सरकार की कोई सेवाएं ली, उसमें आपने शुल्क दिया, तो ये कोई टैक्स है क्या? ये शुल्क है। तो ये सारे आपके सरकार के रेवेन्यू के कौन सी मीडियम है? नॉन टैक्स है। कौन से? नॉन टैक्स है। आपने कोई रेड लाइट क्रॉस कर दी, 1000 रुपये जुर्माना लग गया, पेनल्टी लग गई, तो पेनल्टी क्या कहलाएगा? नॉन टैक्स कहलाएगा। एक होता है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब कि
आपका कहीं से हिस्सा मिल रहा है, सरकार ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा था, वहां से उसको कोई हिस्सा मिला, तो ये जो पैसा हिस्सा मिला, तो ये क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। मतलब कि कुछ सार्वजनिक उद्यम आपने लगाया और सार्वजनिक उद्यम में से आपको कोई आय प्राप्त हुई, तो ये आपका क्या कहलाता है, नॉन टैक्स के अंतर्गत आता है, डिविडेंड आता है। क्लियर, क्लियर है, यहां तक आय और व्यय हो गया। तो आपने एक चीज समझ ली, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होता है, ये दोनों चीज आपके इस समय क्लियर है। आगे बढ़े, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीप्ट, ये आप देख लोगे ना, उसके बाद फिर हम आएंगे जो आपके मन में बार बार आता होगा, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, घाटों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी केवल आय व्यय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो दूसरा हमने क्या देखा, बजट में एक पार्ट होता है पूंजीगत, एक पार्ट क्या होता है, पूंजीगत। पूंजीगत में भी क्या हो गया, पूंजीगत खर्चे हो गए और पूंजीगत प्राप्ति हो गई। अब आपको डेफिनेशन याद करने में बिल्कुल टेंशन नहीं आएगी। ऐसा कोई भी खर्चा जिससे आपकी एसेट में वृद्धि होती है और लायबिलिटीज में कमी होती है, तो वो खर्चा कौन सा कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ऐसा कोई भी आय जिससे आपकी एसेट में कमी होती है और लायबिलिटीज में वृद्धि होती है उस खर्चे से, तो वो खर्चा आपका क्या कहलाएगा, पूंजीगत खर्चा कहलाएगा। बस आप तो ये ध्यान कर लेना और कोई लोड लेने की जरूरत नहीं। एग्जामिनर सीधे सीधे आपको कोई भी टॉपिक का कोई भी आपको पूछे, चार में से बताओ कि यह प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति है या राजस्व प्राप्ति है, आपको तो केवल ये देखना है कि पूंजीगत का मतलब या तो एसेट में वृद्धि हो रही है या एसेट में कमी हो रही है, मतलब संपत्ति में। मतलब ये घर में गाड़ी घोड़ा खरीदा या कहीं जमीन जायदाद खरीदी, या तो आपने खरीद ली मतलब आपकी वृद्धि हो गई संपत्ति में, या संपत्ति में कोई कमी हो गई मतलब आपने अपनी जमीन बेच दी, 2 प्लॉट थे अब 1 प्लॉट ही रह गए, तो ये आपने जो खर्चा किया है या जो पैसा आपके पास आया है, तो कौन सा पैसा कहलाएगा, ये पूंजीगत पैसा कहलाएगा। क्लियर है, कोई प्लॉट खरीद लिया, खर्चा किया ना आपने, तो इससे आपके क्या हुई, संपत्ति में वृद्धि हो गई, 1 के 2 प्लॉट हो गए, तो ये कैसा खर्चा है आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब आपकी एसेट में वृद्धि हो गई। आपने 100 रुपए का लोन ले रखा था, 100 रुपए का लोन पूरा चुका दिया, अब आपके पास उसका कोई दायित्व नहीं है, मूलधन चुका दिया, अब आपको उसको 100 रुपए नहीं चुकाने हैं, तो ये आपका कैसा कहलाएगा भैया, पूंजीगत के अंतर्गत आएगा। क्लियर है, पूंजीगत आय पूछे, पूंजीगत व्यय पूछे, हमें केवल इतना सा ध्यान रखना है कि हमारे एसेट में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, हमारे लायबिलिटीज में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, इतना सा ध्यान रखना है। एग्जामिनर अगर देता है कि सरकार ने जमीन बेची, जमीन बेची मतलब सरकार की संपत्ति में कमी हो गई, कैसा खर्चा है, पूंजीगत खर्चा। क्लियर है, ध्यान में आ गया, क्लियर है। चलो ये इसकी भैया डेफिनेशन है, इसको मैं थॉरेटिकल के लिए अगर बता दूं तो पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, सरकार के वे सभी अनुमानित व्यय, मैं एक शब्द बार बार बोल रहा हूं अनुमानित, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा जो बजट के अंतर्गत है भैया, बजट हम हमेशा अगले साल के लिए बनाते हैं, तो उसमें हम अनुमानित ही व्यय लिखते हैं। ठीक है, सरकार के वे सभी अनुमानित व्यय जिनसे या तो सरकार की लायबिलिटीज में कमी आती है और उनकी परिसंपत्ति या संपत्ति में वृद्धि होती है, ऐसे व्यय क्या कहलाते हैं, पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। क्लियर है मेरे मित्रों। चलो इसी तरीके से कैपिटल रिसीप्ट्स क्या कहलाती हैं, पूंजीगत प्राप्ति या पूंजीगत आय, सरकार को मिलने वाली मौद्रिक प्राप्तियां, भैया मौद्रिक मतलब मुद्रा में तो देखोगे क्या प्राप्त हो रही है, मौद्रिक प्राप्तियां, और जिसके इंसिडेंस में, जिसके फलस्वरूप सरकार की देयता में या तो वृद्धि होती है या परिसंपत्तियों में कमी आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। क्लियर है, बस डेफिनेशन बन गई, सरकार को मिलने वाली मौद्रिक प्राप्तियां जिनसे या तो आपके एसेट्स में वृद्धि होती है या एसेट्स में कमी होती है या लायबिलिटीज में वृद्धि होती है, ऐसी प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां। क्लियर है, इन दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं, आ जाओ। कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीप्ट्स, इनके एग्जाम्पल देख लो प्रेम से।
आपको समझ में आ जाएगा, मुझे आप खुद ही बताते रहना। आपने ऋण लिया, आपने मतलब सरकार ने ऋण लिया, तो मुझे बताओ ऋण लिया तो आपकी लाइबिलिटीज में वृद्धि हुई या नहीं हुई? आपकी देयता में वृद्धि हुई या नहीं? लौटाने तो पड़ेंगे ना, बिल्कुल वृद्धि हुई। यदि आपकी लाइबिलिटीज में वृद्धि हुई तो कैसा खर्चा हो गया ये? पूंजीगत। कैसा हो गया? पूंजीगत खर्चा हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, और बताइए। एक मिनट, अभी मैं आपके मन में जो डाउट आ रहा होगा उसको क्लियर कर दूंगा। ऋण की वसूली कर ली आपने, क्या कर ली? ऋण की वसूली कर ली। तो मुझे बताओ, ऋण की वसूली कर ली, पैसा आ गया आपके पास, तो ये इट मीन्स आपकी लाइबिलिटीज क्या हो गई? कम हो गई। कम हुई नहीं हुई? तो कैसा क्या कहलाएगा ये? आपकी पूंजीगत प्राप्ति क्या कहलाएगी? पूंजीगत प्राप्ति। क्लियर है? आपने राज्यों को ऋण दिया, राज्यों को ऋण दिया, तो ऐसे समझो जैसे कि आपने मुझे ऋण दिया, 100 रुपए आपने मुझे दिए, ठीक है? तो ये जो 100 रुपए आपने मुझे दिए, तो इसमें आपकी कोई लाइबिलिटीज में कमी हो रही है कि नहीं? आपकी लाइबिलिटीज में कोई कमी नहीं हो रही, मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन आपके लिए तो एसेट है ना वो 100 रुपए। 100 रुपए आपने दिए तो आप बताएंगे यार 100 रुपए मैंने विकास जी को दे रखे हैं, तो ये क्या है? आपकी संपत्ति है। कैश भी बेसिकली एसेट ही होती है, ठीक है? तो मुझे बताओ, राज्य को दिया गया ऋण आपकी प्राप्तियों में आएगा या व्यय में आएगा? व्यय में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इससे सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो रही है। क्लियर है? और ये जो ऋण आपने प्राप्त किया ये आपके क्या आएगा? रिसीट्स में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपके लाइबिलिटीज में वृद्धि हो रही है, ऋणों की वसूली कर ली, तो आपकी लाइबिलिटीज में क्या हो गया मेरे मित्र? आपके लाइबिलिटीज में क्या हो गया? ऋणों की वसूली। सॉरी, ऋणों की वसूली तो ऋणों की वसूली कर ली ना आपने। हाँ, रिसीट्स में आएगा। इसमें आएगा, रिसीट्स में आएगा। क्लियर? अच्छा, एक चीज और बताओ, आपने कहीं पर लैंड खरीद ली, आपने लैंड खरीद ली, भूमि खरीद ली, कोई संपत्ति का विक्रय कर लिया, तो मुझे बताओ आपकी एसेट बढ़ी या नहीं बढ़ी? बिल्कुल, सब आपकी परिसंपत्तियां बढ़ गई। बढ़ी नहीं बढ़ी? तो खर्चा कैसा कहलाएगा साहब? ये आपका खर्चा कहलाएगा, कैसा खर्चा कहलाएगा? पूंजीगत खर्चा कहलाएगा। इसी तरीके से यदि आपने लैंड बेच दी, क्या कर दी? लैंड बेच दी, आपकी संपत्ति में कमी आई नहीं आई? बिल्कुल आई। संपत्ति कमी कर दी, लेकिन कमी कर दी तो ये भैया आपके पास जो पैसा आया, ये पैसा कैसा कहलाएगा? कैपिटल रिसीप्ट्स कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? कैपिटल रिसीप्ट्स कहलाएगा। क्लियर है? और कोई उदाहरण की बात करूं? चलो एक उदाहरण और देखते हैं। आपने कोई आधारभूत संरचना बनाई, पुल बनाया आप सपोज को, या रोड आपने इत्यादि बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, उससे सरकार को लाभ भी तो होगा। लोग जाएंगे, लोगों का जल्दी आवागमन होगा, पेट्रोल का बचत होगी। आपने एक सरकार के लिए एक एसेट और क्रिएट कर ली, आधारभूत संरचना के निर्माण पर आपने व्यय किया, तो ये जो आपने व्यय किया तो कैसा व्यय कहलाएगा? ये आपका पूंजीगत व्यय कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? पूंजीगत व्यय कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इससे आपके एसेट में क्या हो रही है मेरे मित्र? वृद्धि हो रही है। क्लियर है? इसको समराइज कर दूं? चलिए इसको समराइज कर देता हूं मैं आपको। यदि मैं बात करूं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, इसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कोई भी आपने लोन लिया, ठीक है, सरकार ने कोई भी लोन लिया, ठीक है, लोन टेकन,
कोई भी लोन लिया आपने और ये इस रिसीप्ट में आएगा। आपकी लायबिलिटीज में वृद्धि हो गई, ठीक है। पैसा तो आया आपके पास, रिसीव्ड तो हुआ है, प्राप्ति तो हुई है, लेकिन ये प्राप्ति आपकी पूंजीगत है, राजस्व की है, ये पूंजीगत प्राप्ति है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी लायबिलिटीज में वृद्धि हो गई। आपने लोन लिया IMF से, वर्ल्ड बैंक से, क्लियर है, या कहीं पर आपने डिसइन्वेस्टमेंट किया, वह भी आपके किस में आएगा? डिसइन्वेस्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि आपने अपनी हिस्सेदारी बेची, तो आपके पास जो ये पैसा आया कैसे आया? अपनी कोई सामान बेच कर आया, ठीक है। इट मीन्स आपके एसेट में क्या हुई? कमी हो गई। तो ये आपका कैसा कहलाएगा? कैपिटल रिसीट्स कहलाएगा, पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगा। क्लियर है? भूमि या संपत्ति का विक्रय, एसेट कम हो गई आपकी, पैसा तो आया लेकिन आपकी संपत्ति कम हो गई, तो ये आपकी क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीट्स कहलाएगा। क्लियर है? चलो, और कैपिटल, अब एक्सपेंडिचर कौन कौन से हो जाएंगे आपके? सबसे इंपॉर्टेंट, राज्यों को दिया गया ऋण। ऐसा कोई भी खर्चा में आपके एसेट में वृद्धि हो जाए और लायबिलिटीज में कमी हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? पूंजीगत आपका खर्चा कहलाएगा। क्लियर है? राज्यों को दिया गया ऋण, ऋणों का भुगतान कर दिया, मतलब आपके लायबिलिटीज में आपने कमी कर ली, आपके माथे जो बोझ था, कर्जा था, उसको आपने कम कर लिया, तो ये कैसा खर्चा कहलाएगा? आपका पूंजीगत खर्चा कहलाएगा। क्लियर है? आपने भूमि का क्रय कर दिया, तो मुझे बताओ ये जो आपने खर्चा किया कैसा खर्चा कहलाएगा? पूंजीगत खर्चा कहलाएगा। क्यों कहलाएगा पूंजीगत खर्चा मित्र? क्योंकि इसको करने से आपके क्या हुआ मित्र? एसेट में वृद्धि हो गई। क्लियर है? स्पष्ट है? और खर्चा आधारभूत संरचना पे आपने कोई भी निर्माण कार्य पे खर्च किया, आधारभूत संरचना को बनाने के लिए आपने कोई भी खर्चा किया, तो ये खर्चे से आपके क्या क्रिएट हो रही है? एसेट क्रिएट हो रही है। एसेट क्रिएट हो रही है, इट मीन्स ये क्या हो गया आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? इसमें कोई समस्या? ठीक है, तो हमने मित्र दो चीजें और देख ली। हमने पूंजीगत और राजस्व, और पूंजीगत में भी हमने पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्ति हमने देख ली। राजस्व में राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति देख ली। बस राजकोषीय नीति आपने पूरी समझ ली। अब तो बस मुझे जो वर्ड है उनको आपको समझाना है कि इसमें से ये घट गया तो इसको ये कहते हैं, इसमें से ये घट गया तो इसको ये कहते हैं, और वो भी आपको अब मालूम है। अब आप पूरी राजकोषीय नीति समझ चुके हो। अब पता नहीं 2-3 घंटे क्या PhD कराने में लगे रहते हैं, मूल बातें सारी आपको ध्यान में आ गई। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। अब मुझे ना आपको मैं अब एक टर्मिनोलॉजी पे और डिस्कस कर लेता हूं, तब आपको काफी चीजें सब क्लियर होने लग जाएंगी। हम जब भी बजट की बात करते हैं, आपने सुना होगा न्यूज वाले कहते हैं घाटे का बजट निकाल। क्या? घाटे का बजट निकाल। अब कई बार कहते हैं कि यार बड़ा ही इन्होंने, जैसे कि वसुंधरा राजे ने हमारे यहाँ पे लास्ट टाइम में बजट जो उसने डिलीवर किया था वो आधिक्य का बजट किया था। आधिक्य का बजट मतलब कि कमाई ज्यादा है, खर्चों से ज्यादा हम कमाई करके दिखा रहे हैं। ये क्या कर दिया था? आधिक्य बजट। अब मेरे को ये बताओ, 100 रुपए यदि कमाई है और 80 रुपए आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, इनकम और एक्सपेंडिचर, 30 रुपए आपके पास क्या है? सरप्लस है। अगर ऐसा कोई सरकार बजट लेके आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? सरप्लस बजट या आधिक्य बजट। आपके व्यय से ज्यादा क्या है? प्राप्ति। ये आपका क्या कहलाएगा? आपका आधिक्य बजट कहलाएगा।
क्लियर है? अच्छा, और कौन सा बजट हो सकता है? यदि आपकी प्राप्ति कम है किससे, व्यय से, या व्यय ज्यादा है, मतलब कि प्राप्ति है 100 और व्यय है 120, खर्चा कहां से कर रहे हो, एक्स्ट्रा कर रहे हो 20 रुपए, तो इस प्रकार का बजट क्या कहलाएगा आपका, घाटे का बजट। कैसा बजट कहलाएगा मेरे मित्र? इसी को बोलते हैं डेफिसिट बजट। डेफिसिट मतलब घाटे का बजट। क्लियर है? स्पष्ट है? कैसी स्थिति है ये? जब अर्थव्यवस्था में हम जो घाटे का बजट, जो आपकी समग्र डिमांड है, हाँ, उसमें हमें जब वृद्धि करनी होती है, तब हम इस प्रकार का बजट लेके आएंगे। अभी मैं तीनों बजट के बारे में आपसे मूल बातें और करूंगा। एक आप बजट और लेके आए, जितनी प्राप्ति है उतना ही खर्चा कर रहे हो, इसको क्या बोलोगे? संतुलित बजट। क्या बोलोगे मेरे मित्र? संतुलित बजट। क्लियर है? अब एक एक करके देखो, इनको थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा रेशनलिटी में इनको समझने का प्रयास करते हैं, आपको आनंद आ जाएंगे, आपको बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये क्या था? आधिक्य बजट। क्या था? आधिक्य बजट। ठीक है, अब मुझे बताओ, इनकम बढ़ दी और खर्चे कम कर दिए, मतलब कि अर्थव्यवस्था में आपने इसको, अच्छा इनकम बढ़ दी, सपोज करो पहले आपका टैक्स 10% था, 20% हो गया, क्या कर दिया आपने? टैक्स बढ़ा दिया। तो इट मीन्स बाजार में जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था उसको आपने क्या कर लिया? खींच लिया। खींच लिया। तो आपको आधी के बजट देखने को कम मिलेगा जब बाजार में खूब पैसा ही पैसा पड़ा है, इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है ना? तो अर्थव्यवस्था में आधी के बजट हम कब लेके आते हैं? जब हमें एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को क्या करना होता है? एब्जॉर्ब करना होता है। अतिरिक्त तरलता को क्या करना होता है मेरे मित्र? अवशोषित करना होता है। ठीक है ना? समग्र आपकी जो डिमांड है उसको क्या करना होता है? आपको कंट्रोल करना होता है। क्लियर? इन्फ्लेशन आपकी बढ़ी हुई है, इस बढ़ी हुई इन्फ्लेशन को यदि आपको कंट्रोल करना है, कैसे करोगे? इससे पहले हमने इन्फ्लेशन ही पढ़ा था, कैसे करोगे? आधी के बजट आपको पेश करना पड़ेगा। ऐसी राजकोषीय नीति अपनानी पड़ेगी जिससे बाजार में जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है वो सरकार के कोष में आ जावे। हमें यह करना है, समग्र मांग को नियंत्रित करना है। तो उस केस में आप कैसा बजट लेके आओगे? आधे के बजट लेके। क्लियर है? इसी का उल्टा कर लो, वो आपका क्या कहलाएगा? घाटे का बजट। कि साहब बाजार में पैसा ही नहीं है, तो सरकार क्या करेगी? टैक्स कम कर देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करने लग जाएगी, हाँ, रोड बनाएगी, बिल्डिंग बनाएगी, सब्सिडी देगी, वो लोग काम करो, फैक्ट्री खोलो, है, आपको मुद्रा योजना चलाई, हाँ भाई जितने भी हॉकर्स हैं सब चलो 10-20 हज़ार रुपये हमसे लेके जाओ, थड़ी खरीदो, बढ़िया से अपने भैया सामान लाओ, दुकान लगाओ, गाने वाने बजाओ, उसमें बेचो सामान, हमसे लोन लो आप। तो आपको खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इतनी तो आपकी प्राप्ति है ही नहीं, मतलब कि जितने आपकी इनकम उससे ज्यादा आपको खर्चा करना। तो ये जो एक्स्ट्रा आपने खर्चा किया 20 रुपए, ये 20 रुपए कहां से लेके आओगे मेरे मित्र? लोन लेके आओ। क्या? लोन लेके आओगे। फिजिकल डेफिसिट की उत्पत्ति हो गई है, इसके बाद हम समझेंगे अब। ठीक है? फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, अब ये सब आप समझने वाले हो, सब कुछ आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है? ध्यान में आ गया? ये 20 रुपए एक्स्ट्रा कर दिए ना, मतलब कि आपके घर में आपकी कमाई थी 100, खर्च किया 120, तो 20 रुपए कहां से लेके आए? या तो मैं मेरे मित्रों से मांग के लेके आया कि भैया थोड़ा देना पैसा एक्स्ट्रा, या मैंने कहां से लिया? बैंक से लोन लिया। क्या लिया? बैंक से लोन ही लिया होगा। क्लियर है? यही तरीका है। ठीक है मेरे मित्र? तो ये कैसा है? डेफिसिट बजट है। तो ये डेफिसिट समझ गए ना, घाटा। तो अब इस डेफिसिट से रिगार्डिंग जितनी भी आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, वो सब हम देखने वाले हैं। ध्यान में आ गया? इसी से संबंधित अब आगे बात करेंगे। क्लियर? तो ये क्या करेगा? आपका घाटे का बजट आपकी जो ओवरऑल डिमांड है उसको बढ़ा देगा, समग्र मांग में वृद्धि कर देगा, समग्र मांग में वृद्धि कर देगा।
स्पष्ट है। सामान्यतः ऐसा बजट हम कब देखते हैं? आर्थिक मंदी से निपटने के। मंदी है भैया, वहां पर डिमांड क्रिएट करनी है, ठीक है, तो सार्वजनिक व्यय भी बढ़ता है और लोगों के पास पैसा भी अधिक जाता है, तो ये काम हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है। और संतुलित बजट, ये तो भैया एक तरीके से ऐसा देखने को कम मिलता है, एक आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आपको इकोनॉमी में स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है, स्टेबिलिटी बनाए रखनी है, तो हम संतुलित बजट का काम में लेते हैं। जितनी आय हो रही है उतना ही खर्चा कर दो, सब कुछ बराबर चल रहा है, लोड लेने की जरूरत नहीं है, उस केस में ही होगा। तो तीन ही टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर है, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट और आपका हो गया एक संतुलित बजट। क्लियर है? इनके इम्प्लीकेशन भी आपने समझ लिए। इसको समझने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, आपके घर की अर्थव्यवस्था देख लोगे ना, तो वही आपके देश की, वही आपकी विश्व की अर्थव्यवस्था है। क्लियर? चले आगे। एक छोटा सा आपके साथ कैलकुलेशन और मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। अब देखो, राजकोषीय घाटा क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट क्या होगा, आप कि कोष में जितना भी पैसा आया उससे ज्यादा आपने क्या किया, खर्च किया, तो ही तो घाटा हुआ। और उस कोष में जो आपने एक्स्ट्रा जो खर्चा किया वो कहां से लेके आए? वो साहब लोन वोन लेके आए। वो क्या? लोन वोन लेके आए। यही बात है ना? ठीक है, चलो अब मैं आपके साथ पहले एक इक्वेशन शेयर करता हूं, फिर अपन घाटों के बारे में अच्छे से और समझें। लो, सबसे पहले फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं, जो सब सुनते हैं, हर सरकार, हर एग्जामिनर के मुंह पे फिजिकल डेफिसिट होता है। क्या होता है साहब? राजकोषीय घाटा। राजकोष में घाटा कैसे हो जाएगा? यदि टोटल एक्सपेंडिचर अधिक होगा आपका, किससे? टोटल रेवेन्यू से। यही होगा ना? टोटल एक्सपेंडिचर में दोनों चीज आ जाएंगी, ध्यान रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, दोनों ही आएंगे इसमें, क्योंकि कोष है, राजकोष की बात हो रही है, उसमें तो सारा खर्चा, सारा व्यय सब आएगा। क्लियर है? टोटल रिसीट्स में ध्यान रखो, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट, इसमें भी भैया हर प्रकार का जो भी आए वो सब प्राप्ति इसमें आएगी, ध्यान रखो। अब एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो हम एक चीज हटा देते हैं, बोरोइंग। क्या? बोरोइंग। मांग के लेके आते हैं ना, वो पैसा इसमें से हटा देते हैं, नहीं तो भैया फिजिकल डेफिसिट का आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, जो बोरोइंग है वो हम हटा देंगे, तो मालूम पड़ जाएगा असली में राजकोष को घाटा कितना है। जैसे सपोज करो आपने 100 रुपये खर्चा किया, ठीक है, रेवेन्यू में आपकी जो मूल आय थी वो तो थी 70 रुपये, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया था, अड़ोस पड़ोस से पैसा भी लेके आए थे, 20 रुपये आप वो लेके आए थे, आपके भैया 90 रुपये तो क्या है, प्राप्ति हो गई। और आपने घाटा कितना बता दिया कि साहब घाटा है हमारा 10 रुपये। कितना घाटा है? 10 रुपये है। लेकिन जब फाइनली ये मांगने वाले आए तो आपने बोला यार क्या बात कर रहे हो, अपनी आय तो 90 रुपये है, अपना ये 20 रुपये मांगने वाले कहाँ से आ गए? तब मालूम पड़ेगा यार ये तो 20 रुपये गलत जोड़ लिए भैया, 20 रुपये तो और देने पड़ेंगे, जबकि हमारे पास तो पैसे 10 रुपये बचे हैं। तो इसलिए जब भी हम फिजिकल डेफिसिट की कैलकुलेशन करते हैं, हम ये जो बोरोइंग होते हैं, जो मांग के लेके आते हैं, इस बोरोइंग को कभी भी शामिल नहीं करते हमारी प्राप्ति में। फिजिकल डेफिसिट की कैलकुलेशन में हम बोरोइंग को शामिल नहीं करते हैं। समझ गए क्यों नहीं करते हैं? अब आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगी भैया, अपना जो घाटा है वो कितना है, 30 रुपये है। क्या है? 30 रुपये है। हाँ, अब जाके आप चाहे मांग के ले आओ, लोन वोन ले आओ। अब हम 30 रुपये क्या लोन लिया है, 20 रुपये कहीं और से मांग के लिया है, और 10 रुपये लेकिन अभी भी घाटा है, फिर 10 रुपये अपन ने क्या किया, लोन वगैरह इत्यादि ले लिया। लेकिन आपको ये तो मालूम पड़े कि अर्थव्यवस्था में आपका घाटा कितना है, साहब 30 रुपये है। इसके बाद की फिर बातें करेंगे, इसके बाद की फिर बातें करेंगे। लेकिन फिजिकल डेफिसिट की यदि बात करोगे तो जो आपकी आय है उसमें हम बोरोइंग को शामिल नहीं करेंगे। क्लियर है? टोटल रिसीट्स, कुल प्राप्ति में
हम जब भी गणना करेंगे उसमें जो बोरोइंग है उसको शामिल नहीं करेंगे। फिर कह रहा हूं तारा लगा के, एग्जामिनर इसमें आपको उलझाएगा, एग्जामिनर इसमें आपको मित्र उलझाएगा, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अवधारणा आपको फिजिकल डेफिसिट की ध्यान में आ गई, ध्यान में आ गई। ठीक है, ये तो हो गई पूरी फिजिकल डेफिसिट की, मैंने आपके साथ पिक्चर एक शेयर कर ली। अब देखो अपन एक घाटा वो देखेंगे, कौन कौन सा, रेवेन्यू डेफिसिट देखेंगे, फिजिकल डेफिसिट देखेंगे और बजट घाटा जो कहते हैं, उन तीनों को टर्मिनोलॉजी को और समझेंगे। लेकिन फिजिकल डेफिसिट आपको क्लियर है, एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट, बता देना टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीप्ट सरकार की जब हम घटा देते हैं और उस टोटल रिसीप्ट में से एक्सक्लूडिंग बोरिंग, बोरिंग को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, बोरोइंग को शामिल नहीं करेंगे, तो आपका ये क्या कहलाएगा, फिजिकल डेफिसिट कहलाएगा। चलें आगे, आगे और देख लेते हैं, इसको समराइज करते हैं और जो घाटे की व्यवस्था और घाटे की अवधारणा के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था वो और समझ लेते हैं। चलिए, ये बजट एट ए ग्लांस है। जब भी अपना बजट आता है तो उसके बाद में एक ग्लांस निकाला जाता है जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट इत्यादि के बारे में आपको बताते हैं ढंग से। आपको दिखाई तो दे रहा है मित्र, दिखाई दे रहा है, मैं इसको और बड़ा करने का प्रयास करता हूं, हो जाता है तो। चलिए, अब देखो घाटे की कुछ अवधारणाएं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। सारी बात आपको क्लियर है। रेवेन्यू घाटा मतलब रेवेन्यू में आपकी आय कम है और व्यय ज्यादा है। कैपिटल घाटा मतलब कि पूंजीगत घाटा, आपकी पूंजीगत घाटे में पूंजीगत प्राप्तियां कम है और पूंजीगत व्यय ज्यादा है। ये दो तो आपको ध्यान में ही है ना। फिर एक होता है बजट घाटा। बजट घाटा में हम क्या करते हैं, कुल अनुमानित व्यय और कुल अनुमानित व्यय और कुल अनुमानित प्राप्तियों का अंतर निकालते हैं, वो अपना बजट घाटा होता है। बाकी जो इंपॉर्टेंट घाटे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर यहीं से उठा के आपसे कैलकुलेशन के माध्यम से पूछेगा। चलिए एक एक करके एक बार देख लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीप्ट्स, स्पष्ट है। कैपिटल डेफिसिट क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन कैपिटल रिसीट्स, पूंजीगत व्यय अधिक है पूंजीगत घाटे से। क्लियर है। थोड़ा सा इन दोनों को और मैं डिफाइन कर दूं आपको। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेंगे, अगर डेफिनेशन आती है तो क्या लिखोगे, एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित व्यय एवं अनुमानित राजस्व प्राप्तियों का अंतर क्या कहलाता है, रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। इसी तरह कैपिटल डेफिसिट में क्या लिखोगे, सरकार के एक वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय एवं पूंजीगत प्राप्तियों का अंतर क्या कहलाता है, पूंजीगत घाटा कहलाता है। स्पष्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता है, अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता है तो इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमी पर आर्थिक रूप से हम इसको हानिकारक मानते हैं। क्या कि आपको सैलरी में, पेंशन में, रोजमर्रा के खर्चों में, सब्सिडी में अधिक खर्चा करना पड़ रहा है। कल्याणकारी कार्यों में, जनता के लिए संसाधन क्रिएट करने में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में आपके पास पैसा नहीं है। इट मींस ये है, समझ गए। रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है मतलब कि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हो और रेवेन्यू रिसीट्स आपके पास कम है, तो आर्थिक रूप से हम इसको कैसा मानते हैं, घाटे को हानिकारक मानते हैं। बढ़ता है तो हम इसको क्या मानते हैं, हानिकारक मानते हैं। इसीलिए सरकार ने कह रखा है अपनी भैया कार्य प्रणाली को ठीक करो। किसी ऑफिस को चलाने में यदि 100 रुपये लगते हैं और हम खर्चा कर रहे हैं 150, मतलब एक रिम की जगह प्रिंट निकाल रहे हैं धमाधम, खुद के भी निकाल रहे हैं, घरवालों के भी निकाल रहे हैं। हाँ, इस प्रकार का यदि खर्चा करते हैं, ऑफिस में चाय बनाने के लिए दूध आता है, हम घर में भी दूध ले जाते हैं, क्रॉकरी आती है ऑफिस के लिए, घर में क्रॉकरी लेके जा रहे हैं, फिर ऑफिस के लिए भी और खरीदाई जा रही है, सारी स्टेशनरी ऑफिस की बच्चों के लिए घर में ले जाके काम में ले रहे हैं हम। तो इस प्रकार से क्या होता है, खर्चा बढ़ता है। ये सारा ये खर्चा है जो है ये कैसा है, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट की ओर इंगित करता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत ये खर्चे आते हैं। आपके रोजमर्रा के जो भी ऑफिस के कामकाज के होते हैं, एक एक ऑफिस का खर्चा जोड़ोगे तो मेरे मित्र ये करोड़ों में पहुंच जाता है। क्लियर है। तो रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा, इट मीन्स हानिकारक है। कैपिटल डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत व्यय, मतलब कि कहीं ना कहीं संपत्ति क्रिएट हो रही है। और कैपिटल रिसीट्स मतलब क्या होता है आपका,
कैपिटल रिसीट्स मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है मतलब आपने कोई संपत्ति बेची होगी, कहीं पर अपनी लायबिलिटी कम करी होगी। क्लियर है, क्लियर है, सॉरी संपत्ति बेची होगी और यहां पर लायबिलिटी क्रिएट करी होगी, ठीक है, स्पष्ट है बात। अब एक बार बताओ मुझे, ये पूंजीगत जो डेफिसिट है, हानि है, ये पूंजीगत घाटा अर्थव्यवस्था के लिए क्या प्रभाव छोड़ेगा? ध्यान रखना, जब भी हम पूंजीगत घाटे की बात करते हैं, इट मीन्स सरकार क्या कर रही है, संसाधन क्रिएट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। पूंजीगत मतलब एसेट बढ़ रही है आपकी, ठीक है, कि आप ऐसा खर्चा जिससे यदि आपकी एसेट बढ़ती है, संपत्ति बढ़ती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, पूंजीगत व्यय कहते हैं। इट मीन्स आपका पूंजीगत व्यय ज्यादा है और रिसीप्ट चाहे उससे कम है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये क्या इंगित करती है कि सरकार में यदि कैपिटल डेफिसिट में वृद्धि हो रही है, इट मीन्स ये बोलती है कि आपके पूंजीगत व्यय बढ़ रहे हैं, सरकार की संपत्ति बढ़ रही है, ठीक है, और पूंजीगत प्राप्तियों में कमी आ रही है, इसलिए इसको हम घाटे की श्रेणी में नहीं रखते हैं, ध्यान रखना, घाटे की श्रेणी में नहीं रखते हैं इसको, ये ध्यान रखना। दोनों क्लियर हो गए, रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट। इसको देख लो भैया हाथों हाथ यहीं पर, ये क्या है 15 राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है भैया, 2021-22 में एक्चुअल कितना हुआ था, 4.4%, मतलब 1,31,021 करोड़, ठीक है, और बजट एस्टिमेट में 2022-23 में कितना है, सॉरी 10 लाख है ना, नहीं 9,90,000, ये 10 लाख था, ठीक है, 9,90,241 है। अगर हम किसकी बात करते हैं, अनुमान की, देखो जब भी आप बजट पेश करते हो ना, तो ये 4 डेटा साथ में देते हो, क्या 4 डेटा साथ में देते हो। जैसे मुझे मेरे ऑफिस का खर्चा बजट बनाना है, तो मेरे पास सरकार एक लेटर भेजेगा कि बताओ इस साल आपका अभी तक कितना खर्चा हो गया है, और अगली साल आप क्या अनुमान लगाते हो कि ये जो आपकी योजना है, तो आपका ये विभाग कितना खर्चा करेगा। 2 खर्चे तो ये पूछा जाता है, मतलब कि एक तो रिवाइज एस्टिमेट आपसे पूछा जाता है 2022-23 का, ठीक है, और एक आपसे बजट अनुमान पूछा जाता है अगले वर्ष का, कि अगले वर्ष क्या आपका खर्चा होगा। क्लियर है, और ये बजट अनुमान। अब देखो होता क्या है, हम जब स्टार्टिंग में बजट बनाते हैं तो हमने सोचा था कि साहब 100 रुपये खर्च करेंगे, लेकिन नवंबर में मालूम पड़ता है कि यार 100 नहीं, यहाँ तो 110 रुपये खर्च होंगे। तो ये आपका क्या कहलाता है, अगर आपसे नवंबर में पूछेंगे, ये रिवाइज्ड एस्टिमेट कहलाता है। तो रिवाइज एस्टिमेट पूछा जाता है आपसे, और अगले साल का बजट का अनुमान पूछा जाता है, और एक डेटा लेते हैं कि पिछले साल में एक्चुअल कितना आपका खर्चा हुआ था। ये 4 डेटा आपको बजट में देखने को मिलेंगे। और यदि मैं बात करूं कि बजट अनुमान इस बार कितना है रेवेन्यू डेफिसिट का, 8,69,855 करोड़ रुपए, ठीक है। अब इट मीन्स ये हमारा रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो रहा है मेरे मित्र, कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, कितना रह रहा है, 2.9% रह रहा है। हमने जो बजट अनुमान किया है कम किया है। देखो आप देखोगे 21-22 में हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा था, लगभग 4.4% था, 10 लाख था। क्यों था, कोरोना महामारी थी। तो हम ऐसा जो भी खर्चा कर रहे थे जिससे हमारी एसेट क्रिएट नहीं हो रही थी, वो सारे खर्चे किस में आने थे, रेवेन्यू डेफिसिट में आने थे। अब भैया कोरोना की मार नहीं है, तो अब कितना रह गया, लगभग 8,69,000 करोड़ रुपए रह गया। तो रेवेन्यू डेफिसिट को धीरे धीरे क्या करना चाहिए, जीरो करना है। ये जब हम पढ़ लेंगे तो एक FRBM एक्ट पढ़ेंगे, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी एक्ट अपन देखेंगे। वो ये कहती है कि कैसे आपको सुचिता लानी है अपने खर्चों में, आपके राजकोषीय घाटे को कैसे मैनेज करना है, उसमें कुछ बिंदु दे रखे हैं, उनको भी हम देखेंगे। स्पष्ट है, ये आ गया का रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। अगर मैं बात करूं आपसे फिजिकल प्राइमरी इफेक्टिव रेवेन्यू, कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है इसमें। चलिए रेवेन्यू डेफिसिट तो ये आपको आई गया ध्यान में, क्लियर है ना, रेवेन्यू डेफिसिट तो आपको आई गया ये। चलो अब देख लेते हैं कैपिटल डेफिसिट के बाद एक और देखते हैं बजट घाटा।
बजट डेफिसिट। ये क्या होता है भैया? कुल अनुमानित व्यय में माइनस कर दो आप कुल अनुमानित प्राप्तियों का, तो ये जो अंतर आएगा क्या कहलाएगा? बजट डेफिसिट। कुल अनुमानित व्यय माइनस कुल अनुमानित प्राप्ति, इसका अंतर क्या कहलाता है आपका? बजट डेफिसिट कहलाता है। क्लियर है? तीनों आपको क्लियर है मेरे मित्रों? ये तीनों क्लियर है? रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, कैपिटल डेफिसिट हो गया, बजट डेफिसिट हो गया। ठीक है, चलो यहां आपको क्लियर भी हो जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट क्या लिखा है? 10-1, 10-1। एग्जामिनर आपको यूं का यूं देगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10वें बिंदु में क्या है? ये रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ट्स, माइनस रेवेन्यू रिसीव्ट्स, रेवेन्यू रिसीव्ट्स। क्लियर है? मतलब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीव्ट्स घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? अपना रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। वो यही लिख के देगा, वो मेरे मित्र यही लिख के देगा, ध्यान रखना। अब एक बार और ध्यान रखो, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है इसमें इंटरेस्ट पेमेंट हम शामिल नहीं करेंगे, आपको बताया था। ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट ये शामिल नहीं करेंगे। ऑन कैपिटल अकाउंट मतलब कि पूंजीगत खाते पर आपने जो खर्चा किया है वो इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनर आपको देगा कि राजस्व व्यय में से राजस्व व्यय नहीं, या यूं दे देगा वो, राजस्व खाते पर व्यय ब्याज भुगतान प्लस पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान माइनस पूंजीगत राजस्व प्राप्ति, ऐसे करके एक आपको इक्वेशन बना के देगा। तो आपको ध्यान रखना है ये जो तीनों है इनको भैया हटा देना। इंटरेस्ट पेमेंट आपका व्यय शामिल नहीं होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट यह भी शामिल नहीं होगा आपका किसमें? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और ये तो कैपिटल अकाउंट का खर्चा है ही, ठीक है। तो जो कैपिटल डेफिसिट की मैं बात कर रहा था वो ये हो जाएगा 13-4, ठीक है। ये कैपिटल खर्चा है अपना और ये कैपिटल प्राप्ति है, कैपिटल रिसीव्ट्स है। क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं फिस्कल डेफिसिट को देख लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट देख लेते हैं। इसने देखो फिस्कल डेफिसिट ये दे रखा 17 नंबर में, और इक्वेशन क्या दे रखी है? 9 - 1 + 5 + 6। इसको देख लो भैया। 9 क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय। जब कुल व्यय में से आप कर राजस्व 1 + 6, हाँ, राजस्व प्राप्ति, ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा हूं, राजस्व प्राप्ति, और 5वें नंबर पे है ऋणों की वसूली, और 6ठे नंबर पे अन्य प्राप्ति। यह घटा दोगे तो आपका फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है। राजकोषीय घाटा आ जाएगा, ध्यान रखना। राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट हमने देखा भी था। फिजिकल डेफिसिट कुल व्यय में से कुल प्राप्ति, कुल व्यय में से कुल प्राप्ति घटा देंगे तो फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। लेकिन कुल प्राप्तियों में हम किसको नहीं लेते? उधार या देयता को छोड़कर। कोई देयता है, कोई लायबिलिटीज है, कोई उधार लिया है आपने, लोन इत्यादि लिए हैं, उसको छोड़कर आप क्या करेंगे? प्राप्तियों को घटाएंगे। ये कह रहा है। किस किस को घटाया इसने? जो भी राजस्व प्राप्ति हैं, ठीक है। राजस्व प्राप्तियों में से ही देखो ये उधार है ना, बोरोइंग, इनने इसको शामिल नहीं किया है। रिसीट्स में बोरोइंग और अदर लायबिलिटीज को शामिल नहीं किया है। इन्होंने किसको शामिल किया है? रिकवरी ऑफ लोन्स और अदर रिसिप्ट्स को शामिल किया है। रिकवरी ऑफ लोन्स, ऋणों की वसूली या कोई अदर रिसिप्ट्स है, उसको शामिल किया है प्राप्तियों में। क्लियर है? स्पष्ट है? चलिए मैं आपको इसका फॉर्मूला और देता हूं जो एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पूछेगा, आप देख लेना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू, वो आपको पूछेगा फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस
रेवेन्यू रिसीव्ड्स प्लस रिकवरी ऑफ लोन्स प्लस अदर रिसीव्ड्स। ये स्टेटमेंट आएगा, आप एग्जाम में देख लेना, एग्जाम में पूछेगा तो कि फिजिकल डेफिसिट में से निम्न में से कौन सा सूत्र इसकी ओर इंगित करता है। क्यों पूछेगा? क्योंकि वो डायरेक्ट इसी पे से उठाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीव्ड्स टोटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीव्ड माइनस हो जाएगा, रिकवरी ऑफ लोन्स माइनस हो जाएगा, और कोई अदर रिसीव्ड्स हैं वह भी माइनस हो जाएंगे। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज शामिल नहीं होगी रिसीट्स में, ये ध्यान रखना। स्पष्ट है मेरे मित्र? चलो एक बात और ध्यान रखो, मुझे इससे ये ध्यान में आता है कि फिजिकल डेफिसिट का मतलब एक चीज आप ध्यान कर लो, मतलब कि कितना आपने ऋण लिया है। फिजिकल डेफिसिट मतलब कितना आपने ऋण लिया है, कुल मिला के इतनी गणित है। ये स्टेटमेंट और ध्यान कर लेना, एग्जामिनर आपको देगा निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट राजकोषीय घाटे की ओर इंगित करता है। सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में लिए जाने वाला कुल अनुमानित ऋण, अनुमानित क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बजट में एस्टिमेशन में हम दे रहे हैं। सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में लिए जाने वाला कुल अनुमानित ऋण इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा। ये आप रट लो, ठीक है, ये आप बिल्कुल रट लो। मतलब कि राजकोषीय घाटा ही हो गया कि आपने आरबीआई से कोई ऋण लिया, कोई घरेलू बाजार से कोई ऋण लिया, कोई विदेश से आपने ऋण लिया, सारे ऋणों को जोड़ देना, ये सारे आपके राजकोषीय घाटे में ऐड हो जाएंगे। इतना सा ध्यान रखना है, ये कीवर्ड है। जो भी सरकार ने लोन लिया है, लोन इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा, ये कर लेना। उधार नहीं, उधार और अन्य देयता नहीं, ये ध्यान रखना बस, ठीक है? क्लियर है? देखो इसको मैं थोड़ा सा आपको और रिफाइन कर देता हूं, तो ये एग्जामिनर इसको घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है। रेवेन्यू डेफिसिट, सॉरी फिजिकल डेफिसिट करना है अपन, फिजिकल डेफिसिट, ठीक है? फिजिकल डेफिसिट मतलब अगर मैं यूं कहूं, जो भी हमने कुल व्यय किया, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, माइनस, ये मैंने आपको बताया भी था, कुल प्राप्तियां। लेकिन प्राप्तियों में क्या क्या नहीं लेंगे? उधार या देयता को छोड़कर, क्या? उधार या देयता को छोड़कर, ठीक है? मतलब ये क्या हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर में से ऋण भिन्न कुल प्राप्तियां, इसको यूं बोलते हैं ना, ऋणों के अलावा कुल प्राप्तियां। क्लियर है? और मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं फिर कि एक फाइनेंशियल ईयर में अनुमानित, क्या एक फाइनेंशियल ईयर में अनुमानित लिया जाने वाला ऋण, एक फाइनेंशियल ईयर में लिया जाने वाला ऋण, ये क्या कहलाता है? आपका फिजिकल डेफिसिट कहलाता है। क्लियर है? आपको तो ये ध्यान रखना है, ये जाने वाला कुल ऋण। फिजिकल डेफिसिट मतलब कितना सरकार के ऊपर लोन है, कितना सरकार के ऊपर लोन है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है? इसलिए कहते भी हैं मेरे मित्र कि फिजिकल डेफिसिट क्या है? एक बिगर वो है, व्यापक अवधारणा है बजट डेफिसिट से। चलें आगे। अब मुझे दो तीन बातें और बताओ। अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा मतलब कि सरकार पे लोन ज्यादा ले लिया, सरकार के पास ऋण ज्यादा बढ़ गया। अगर लोन ज्यादा ले लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे लोन ज्यादा ले लोगे तो फिर आपको उसका ब्याज भी तो चुकाना है और मूल भी तो चुकाना है, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट आपको ज्यादा करना पड़ेगा। ब्याज क्या ज्यादा चुकाना पड़ेगा
और इससे क्या होगा मेरे मित्रों, ब्याज ज़्यादा चुकाओगे तो आपके रेवेन्यू डेफिसिट में अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है। क्लियर है? अब देखो, आपने काम में पहले पढ़ा होगा, कई ऐसे धुरंधर होते हैं कि अपना लोन चुकाने के लिए जो किस्त भरते हैं, जो ब्याज भरते हैं, उस ब्याज को भी चुकाने के लिए और क्या ले लेते हैं, ऋण ले लेते हैं। तो ये एक जाल में फंस जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन मित्र, स्फीतिकीरी जाल बोलते हैं। कि ये जो ब्याज है, अब इतना भी नहीं, पाकिस्तान के साथ यही तो लफड़ा हो रहा है, उसके पास ब्याज चुकाने तक का पैसा नहीं है, तो ब्याज चुकाने के लिए भी क्या ले रहा है वो, और लोन ले रहे हैं। तो IMF यही तो कह रहा था कि बाप कने के हम तेरे को किस लिए लोन दें, तू तो इसका ब्याज चुकाएगा। हम तो इसलिए लोन देना चाह रहे थे कि हम इससे कमाई करेंगे, हमें घाटे में थोड़ी जाना है, हमें घाटे में थोड़ी जाना है। और इससे एक फर्क और क्या पड़ता है मेरे मित्र, जब सरकार को ब्याज चुकाने के लिए बाजार से पैसा देना पड़ेगा जिससे लोन लिया है, तो बाजार में आपकी लिक्विडिटी कम होगी नहीं होगी, और अगर बाजार में तरलता कम होगी तो एक बात बताओ, बाजार में पैसा कम होगा तो वस्तुओं की डिमांड कम होगी या नहीं होगी, और डिमांड कम होगी तो आपको मालूम ही है फिर आगे क्या क्या प्रभाव पड़ते चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ये एक स्फीति जाल होता है ये। ठीक है मित्र, चलो हाँ, आगे एक कॉन्सेप्ट और देखो आप। अब देखो, हमें 2-3 बातें और देखनी है। एक हम देखेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देखेंगे, और एक प्राइमरी डेफिसिट देखेंगे। बोले ये क्या चीज है, इसको एक बार यहीं देख लो। प्रभावी राजस्व घाटा, बोलो रेवेन्यू डेफिसिट में भी प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी से कैसे, मेरा इसका क्या तात्पर्य है कि जो आपका राजस्व घाटा है, उस राजस्व घाटा में से आपने कोई ऐसा पैसा खर्च किया, कोई ऐसा अनुदान दिया जिससे संपत्ति क्रिएट हो रही है। तो बोले कि साहब इसको इफेक्टिव में अगर देखोगे ना, अपना रेवेन्यू डेफिसिट तो इतना हुआ है। कई बार क्या करती है सरकार, ने कोई बिल्डिंग बना दी, कोई रोड बना दी, हाँ, तो रोड उसके लिए कोई अनुदान दे दिया, लेकिन उस अनुदान से क्या हो रहा है, आपकी कोई कैपिटल एसेट क्रिएट हो रही है। क्या हो रही है, कोई परिसंपत्ति आपकी क्रिएट हो रही है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, यदि आपकी ऐसी कोई परिसंपत्ति क्रिएट हो रही है तो ये जो राजस्व घाटा है इसमें से ये घटा दो, क्योंकि भैया इससे तो एसेट क्रिएट हो रही है इस खर्चे से। तो ध्यान रखो, इस खर्चे को हटाने के बाद फिर हम कहते हैं कि हाँ एक्चुअल में हमारा जो प्रभावी रेवेन्यू डेफिसिट है वो ये है। क्लियर है? तो एग्जामिनर आपको ये क्या देगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान, ERD। पूछेगा वो आपसे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है मेरे मित्रों, रेवेन्यू डेफिसिट में से यदि मैं पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान को घटा दूंगा तो ये क्या कहलाएगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसको हम बोलते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। क्लियर है, स्पष्ट है? संपत्ति सृजन के लिए दिया गया अनुदान। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट में से संपत्ति सृजन के लिए दिया गया अनुदान, संपत्ति सृजन के लिए दिया गया अनुदान, ये आप राजस्व घाटे में से घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, प्रभावी राजस्व घाटा आ जाएगा। स्पष्ट है? क्लियर है? देखो, संपत्ति सृजन के लिए जो आप अनुदान देते हो उसकी प्रकृति कैसी हो गई, पूंजीगत व्यय की होगी, इसलिए हम इसमें से हटा देते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, और क्या पूछा था उसने, प्राइमरी डेफिसिट। कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, आपका जो फिजिकल डेफिसिट है, इस फिजिकल डेफिसिट में से जो ब्याज आपने भुगतान कर दिया वो आपका क्या कहलाता है, प्राथमिक घाटा कहलाता है। ये भी एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट है। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जितना आपने इंटरेस्ट पेड कर दिया।
ये क्या कहलाता है? आपका प्राइमरी डेफिसिट कहलाता है। क्लियर है? राजकोषीय घाटा एवं ब्याज भुगतान का अंतर क्या कहलाता है? प्राइमरी डेफिसिट, प्रारंभिक घाटा कहलाता है। ये आप याद कर लो थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा में बहुत ज्यादा है। ठीक है मेरे मित्र? प्राथमिक घाटा मतलब राजस्व घाटे में से आप यदि ब्याज भुगतान घटा देंगे तो आपका प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। क्या दर्शाता है ये प्राइमरी डेफिसिट? क्या दर्शाता है कि साहब ये राजकोषीय घाटा है तो सही, लेकिन मेरे ये बताएंगे साहब देखो, लेकिन यदि आप प्रारंभिक रूप से हमारा घाटा देखोगे ना तो वो यह है। कैसे? कि इसमें से हमने इतना तो क्या दिया है? ब्याज चुका दिया है। तब मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में राजकोष में घाटा कितना हो रहा है। देखो फॉर एग्जांपल समझो कि आपका फिजिकल डेफिसिट है 100 में से 80 रुपये आप क्या कर रहे हो? ब्याज चुका रहे हो। ब्याज किसका चुका रहे हो? कि भैया पहले आपने जो लोन ले रखा है, अपने माथे कर्जा ले रखा है, वो चुका रहे हो। तो आप कहेंगे कि साहब देखो हमने इतना बढ़िया से काम किया है, हम कोई फालतू चाय दूध नहीं बनाते ऑफिस में, हम फालतू ऐसा कोई रोजमर्रा का खर्चा नहीं करते जिससे कि भैया सरकार पर बोझ पड़े। हाँ, हम अपने ही गाड़ी घोड़ा लाते हैं, सरकार की गाड़ी घोड़ी नहीं काम में लेते हैं ऑफिस जाने आने के लिए, मतलब जितनी हो सकती है सरकार की बचत करते हैं। एसी वेसी ज़्यादा नहीं चलाते हैं। तो हमने क्या साहब बड़ा ही मेटिकुलस काम कर रखा है, फालतू खर्चों पे सब पे हमने रोक लगा रखी है। बोलो बहुत बढ़िया। तो आप हमारा प्राइमरी डेफिसिट देखो साहब, प्राइमरी डेफिसिट तो हमारा 20 रुपये है। ये 80 रुपये तो जो पुराने खापड़ करके गए हैं ना, लोन लेके गए, उनको चुकाने में साहब दिक्कत हो रही है। आप घर में भी यही देखते हो, आमदनी तो 100 रुपये है आपकी, आपका गुजारा भी चल जाएगा, लेकिन मालूम पड़ता है कि भैया जो बुजुर्ग कर्जा ले गए वो कर्जा चुकाने में 80 रुपये चल जाता है। अगर वो 80 रुपये नहीं जाता तो आप बड़े शान से रह पाते। बोला साहब हम तो इसलिए ना तो गाड़ी घोड़ा लेते हैं, साइकिल से स्कूल जाते हैं, साइकिल से आते हैं, नौकरी भी मैं तो साइकिल से जाता हूँ, कोई गाड़ी घोड़ा भी नहीं खरीदता। कपड़े भी अगर खरीदने होते हैं तो एक जोड़ी से काम चला लेता हूँ। मतलब क्या कर रहे हो आप? अपने आप को फिजिकल फाइनेंशियली आप अपने आप को करेक्ट कर रहे हो। ठीक है, अपने आप को ठीक कर रहे हो कि बेफिजूल खर्चा नहीं करना। तो अगर सरकार ये भी पूछती है कि आपका प्राइमरी डेफिसिट बताओ वो कितना है, क्लियर है? अब देखो मेरी बात सुनो, इससे हमें प्राथमिक घाटे से ये भी मालूम पड़ता है 80 रुपये आपने क्या कर दिया? ब्याज का भुगतान कर दिया। ठीक है, इट मीन्स आपने 20 रुपये का क्या लिया है? लोन लिया है। क्या लिया है? 20 रुपये का लोन लिया है। मतलब आपको अब जो भी कार्य करने हैं वो कितने रुपए के करोगे? अभी 20 रुपए के ही करोगे। राजस्व घाटा में से ब्याज का भुगतान घटाने पर हमने देखा था ना, फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या है? फिजिकल राजकोषीय घाटे का मतलब यही है कि सरकार के ऊपर कितना लोन माथे चढ़ रहा है। क्लियर है? अब सरकार के लोन माथे कितना चढ़ रहा है, ऋण कितना ले रहे हैं, तो जो ऋण ले रखा है उसमें से ब्याज का भुगतान कितना कर लिया अपन ने? 80 रुपये कर लिए। तो मात्र 20 रुपये बचे अपने ऋण में से जो ले रखा है, जो अपन विकास कार्य इत्यादि में खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऋण की कितनी अभी मात्रा सरकार के पास है, ये चेक करने के लिए हम प्राइमरी डेफिसिट निकालते हैं। सरकार को अपनी राजकोषीय नीति का मूल्यांकन करने में बेहद उपयोगी सिद्ध होती है। ये क्या? बेहद उपयोगी सिद्ध होती है। क्लियर है? अच्छा एक बार बताओ, फिजिकल डेफिसिट भी 100 है और ब्याज का भुगतान भी आपने 100 कर दिया, क्या दोनों 100-100 कर दिए, मतलब बराबर कर दिए, जीरो मामला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पता है क्या है? कि सरकार केवल इसलिए ऋण लेती है कि वो ब्याज का भुगतान कर सके। तो ऐसी स्थिति कहां मिलेगी आपको? पाकिस्तान में मिलेगी। 100 माइनस 100, ब्याज का भुगतान 100 रुपए का ही, और फिजिकल डेफिसिट भी 100 रुपए का। मतलब ये जो 100 रुपए आप फिजिकल डेफिसिट मतलब लोन के रूप में लेके आ रहे हो, इसको क्या काम में लेते हो? ब्याज भुगतान में पूरा का पूरा उड़ा देते हो। मतलब और कार्य करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। क्लियर है? मतलब केवल आप अपने ब्याज भुगतान का ही दायित्व पूरा कर रहे हो। आपको ध्यान में आ गया? चलें आगे। ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, प्राइमरी डेफिसिट हो गया, उससे पहले हमने फिजिकल डेफिसिट वगैरह देख लिया था, रेवेन्यू डेफिसिट देख लिया, कैपिटल डेफिसिट देख लिया, बजट डेफिसिट देख लिया। यही सारी इसमें बातें हैं। फिजिकल डेफिसिट हमने देख लिया था मेरे मित्र,
राजकोषीय घाटा, कुल आय में से, कुल व्यय में से कुल प्राप्ति घटा दो, और लेकिन प्राप्ति में आपको क्या शामिल नहीं करना, बोरोइंग और अदर रिसिप्ट्स आपको शामिल नहीं करनी। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलें आगे। देखो मेरे मित्रों, अब इसमें एक दूसरा पार्ट रह जाता है अपन एनालिसिस करने वाला, कि भैया सरकार कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना रिसीव, मतलब कितना प्राप्ति हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है। एक तो ये वाला सेक्शन, और एक हम देखेंगे कि सरकार ने FRBM पॉलिसी बनाई थी। क्या? FRBM एक्ट बनाया था, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। कब आया था? 2003 में आया था। क्लियर है? और इस बजटरी मैनेजमेंट के अंतर्गत ये बताया था कि आपको इतना प्रतिशत ही क्या रखना है, अपना फिजिकल डेफिसिट रखना है। मतलब कि सरकार को इससे ज़्यादा लोन नहीं उठाना है। क्लियर है? रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करना है। ये ऊट पटांग के खर्चे आपको नहीं करने। रेवेन्यू डेफिसिट आपका क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। उसके भी उन्होंने कुछ सन तय किए थे कि 2008-9 तक आपको रेवेन्यू डेफिसिट जीरो करना है। और एक डेब्ट टू GDP रेशो, कि आपकी GDP यदि 100 रुपये की है तो इसका आप इतना ही क्या ले सकते हो, डेब्ट, लोन ले सकते हो। 100 रुपये है तो भैया 20, 30, 40 रुपये तक का ही लोन ले सकते हो, इससे ज़्यादा का नहीं ले सकते। वो एक रेशो बता रखा है। क्लियर है? उसमें कैपिंग लगा दी है कि इससे ज़्यादा आप क्या नहीं ले सकते, अपनी GDP के ऊपर लोन नहीं ले सकते। उसको क्या बोलते हैं? कैप ऑन डेब्ट टू GDP रेशियो लगभग 69% के आसपास है, 69% है। ये सारी उसमें बातें बता रखी हैं कि आप और पार्लियामेंट में कैसी आपकी राजकोषीय नीति चल रही है। उसके लिए क्वार्टरली या एनुअली आप क्या करोगे, क्वार्टरली और एनुअली क्या करोगे, एक संसद में रिपोर्ट पेश करोगे कि साहब ये हम इस प्रकार के फिजिकल मेजरमेंट काम में ले रहे हैं। स्पष्ट है? और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट लागू कर दिया था कि वर्तमान में आप इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बताओ कितना है आपका। एक्चुअली होता क्या था, रेवेन्यू डेफिसिट इतना बढ़ा हुआ दिखता था कि मालूम पड़ता था कि यार ये क्या हाल हो गया। फिर उसमें बताते हैं कि साहब इसमें से इतना खर्चा हमने संपत्ति सृजन के लिए लगाया, तो वो भी पैसा इसमें इंक्लूडेड था, तो वो घटा दो तो आपको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। ये सारे रेवेन्यू डेफिसिट, FRBM एक्ट, इन सब की मूल उपयोगिता कब चालू हुई? पिछले 7-8 साल में, जब 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी, तब उन्होंने देखा कि इनने तो बड़ा मामला गड़बड़ कर रखा है। बैंकों में जबरदस्त NPA भरा हुआ था, सारे बैंक बिकने के कगार पे खड़े हुए थे। आपको ध्यान हो तो आज वर्तमान में SBI बैंक का क्वार्टरली प्रॉफिट 35,000 करोड़ का है। उस समय बिकने के कगार पे, सबको मर्ज करने के कगार पे पहुंच गए थे। इतना NPA था पूछो मत, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्लियर है? जो 90 दिन तक अपना लोन नहीं चुकाता उस लोन को ये NPA में डाल देते। और NPA में भी इतनी गड़बड़ झाली कर रखी थी इसकी कोई सीमा नहीं। वो भी हम देखेंगे, डेट वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें और समझेंगे उसको। ये आपको ध्यान में आ गया? तो हम देखो इसके बाद वाला जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें जितने भी अपने ये डेटाज हैं इनको एनालिसिस करेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि प्राइमरी डेफिसिट कितना है, फिजिकल डेफिसिट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। जो भी हम समझ चुके हैं वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, क्या क्या रेट चल रही है, रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ को जाता है, रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ से जाता है, वही चीज़ है। ठीक है ना? इसको हम देखेंगे, इसकी रैंकिंग देखेंगे, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है हम ये देखेंगे। और ये वो बजट एट ए ग्लांस वही सेम चीज़ है। इनको करने के बाद हमारा फिजिकल डेफिसिट वाला पेपर टॉपिक जो है, राजकोषीय घाटा या राजकोषीय नीति वाला जो चैप्टर है वो क्लियर कट पूरा हो जाएगा। इसके बाद और कुछ भी नहीं है। इन्हीं को बार बार देखते रहना, तो जो कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी जिसने आपको परेशान कर रखा है वो आपको टर्मिनोलॉजी भी क्लियर हो जाएगी। और मन में कोई भी शंका संदेह हो तो क्या कर लेना, मैसेज छोड़ देना। व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है उसमें मैसेज छोड़ देना। अगली क्लास में तुरंत इसको अपन क्लियर कर लेंगे। चलिए, राम राम, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके RS की तैयारी बढ़िया चल रही हो, ऐसी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी जाती है भैया।